चलिए, तो बेसिकली आप लोगों का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड, ये जो दो पोर्शन है आपके गेट सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन दोनों पोर्शन का जो सिलेबस है कंप्लीट मैं कराऊंगा इस टॉपिक को, ठीक है। बिल्कुल भाई, भिलाई से हो, भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़ अपना, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लासेस। माइनिंग ज्ञान के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को अपना परिचय दे देता हूं बच्चों की मैं कौन हूं। हो सकता है कुछ बच्चे जानते हैं और कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। फिलहाल के लिए तो आपके सामने जो है ये सिलेबस दिख रहा होगा। सिलेबस तो नहीं है ये, मेरा सिलेबस है ये, ठीक है। चलिए देखिए, क्या नाम है मेरा? मेरा नाम बच्चों जितेंद्र मौर्य है, ठीक है। और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है बच्चों? मैंने बीएससी, एमएससी, बीएड और पीजीडीसीए किया है, और साथ में मैं अभी सीएसवीटू से पीएचडी कर रहा हूं, तो पीएचडी स्कॉलर हूं मैथमेटिक्स में, ठीक है। दूसरी चीज की एक्सपीरियंस की बात करें बच्चों, तो मुझे 12 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, ठीक है। और इसके साथ साथ मेरे जो है बच्चों क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने सेट भी क्वालिफाइड किया है, टेट भी क्वालिफाइड किया, और भी कुछ एग्जाम्स हैं बट सभी को मेंशन नहीं किए यहाँ पर। और मेरे जो रिसर्च पेपर है बच्चों, मैंने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, ठीक है। वो रिसर्च वाले के लिए रहता है। साथ में हम बच्चों 2021 से माइनिंग ज्ञान से जुड़े हुए हैं। 2021 से हम क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं इसमें मैथ्स और एप्टीट्यूड की। और यूट्यूब चैनल है हमारा रेस मैथ्स एकेडमी, वहां पर अपन जो है अपनी क्लास लेते हैं। साथ में अभी मैं रायपुर के एक कॉलेज में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वहां पर कार्य कर रहा हूं, ठीक है। कौन से? पंडित श्यामचरण शुक्ल पीजी कॉलेज रायपुर। और बच्चों ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इसे आप नोट कर लो, क्योंकि हो सकता है आप लोग को जरूरत पड़ेगा, कभी जरूरत पड़ता है कुछ क्वेश्चंस के लिए या कुछ अदर के लिए, किसी भी चीज के लिए आपको लगता है कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, कुछ भी चीजें चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमसे कांटेक्ट करने के लिए, बाकी हम माहिनी ज्ञान में तो जुड़े ही हैं, वहां पर आप ग्रुप में भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, वेरी गुड प्रजापति जी, ठीक। चलिए बात करते हैं बच्चों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस हमारे गेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसका मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ अभी पहली काम, ठीक है। शुरुआत करेंगे, और आप लोग सबसे पहली चीज कि आप लोग को पेन और कॉपी लेकर बैठना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाह लेक्चर चल रही है मस्त आराम से बस वीडियो देखना है, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। और आप सोचोगे कि हम बाद में इसको जो है नोट करेंगे, वो काम नहीं करना है, ठीक है। हाँ वो तो चीजें है, कोशिश करूंगा जवाब देने का, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहां पर बच्चों इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिर्फ मैं यहां पर सिलेबस लिखा हूं। एप्टीट्यूड का सिलेबस जब एप्टीट्यूड की क्लास स्टार्ट की जाएगी तब हम वहां पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे काम कर रहे हैं, और उनके सिलेबस देखिए, ये आपके ऑथेंटिक सिलेबस है जो कि आपके गेट के सिलेबस है, ऐसा नहीं, और किसी अदर ब्रांच का नहीं है। सबसे मेन चीज आपका माइनिंग ब्रांच का ही ये सिलेबस है। तो माइनिंग ब्रांच वाले के लिए जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो अलग है। ऐसे ही डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस है, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस है। तो आपको हर बुक को नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आप, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक तो ले लिए लेकिन पता चला वो सिविल का है, मैकेनिकल का है, या फिर कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों का है, तो वहां से आप पढ़ते हो तो कंफ्यूज होते हो कि यार हम जो पढ़ रहे हैं वो तो मिल ही नहीं रहा है या बन नहीं रहा है। ये प्रॉब्लम फेस करते हो आप लोग। आपको सबसे पहली चीज की माइनिंग के लिए स्पेशल अलग से कोई बुक नहीं है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग के लिए जितना पढ़ाया जा रहा है उतना सफिशिएंट है, आराम से आप पढ़ोगे, गेट में अच्छे नंबर आएंगे, ये मैथ्स आपको देगा अच्छा। बाकी आपको कोर सब्जेक्ट अपना तो तैयार रखना ही है, मतलब ये आपको रैंकर बनाने का काम करेगा। रैंक अगर आपको लाना है, अच्छे रैंक लाने हैं, तो मैथ्स और एप्टीट्यूड आपको तगड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें लीनियर अलजेब्रा, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है ना, फर्स्ट सिलेबस का जो फर्स्ट है वो है लीनियर अलजेब्रा। नाम ऐसा लगता है खतरनाक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये आप 11 12 से ही स्टार्ट कर चुके हो पढ़ने के लिए, ठीक है।
ऐसा नहीं कि आप इसको कभी जीवन में कभी पढ़े नहीं, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं। ये आप डिप्लोमा वाले बच्चे होगे तो वहां पर भी आप M1 M2 में पढ़ते हो, इंजीनियरिंग की इंजीनियरिंग की होगे तो वहां भी आप M1 M2 में इसको पढ़कर आए हो। इसके अलावा आप इसे जो है 12th क्लास में भी पढ़कर आए हो। लेकिन कुछ बच्चों का सवाल आएगा कि सर हमने तो डिप्लोमा किया है, 12वीं नहीं किया है। तो कोई बात नहीं बच्चों, आपके लिए यहाँ पर हम बताएंगे, बट आपने थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं डिप्लोमा में जरूर कवर किया होगा, ठीक है, समझेंगे इसको। और ये जो सिस्टम से लिखा हुआ है बच्चों, ये जो है चैप्टर में हम डिवाइड करेंगे, यानी कि जो यूनिट जो आपका लीनियर अलजेब्रा जो टॉपिक है उसको हमने चैप्टर में बांटेंगे, 4 चैप्टर में, ठीक है, 4 नहीं 5 एक्चुअली में, ठीक है। तो 5 चैप्टर में इसको बांटा जाएगा। पहले चैप्टर का नाम रहेगा बच्चों मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स रहेगा, ठीक है। दूसरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स मैट्रिक्स और रैंक ऑफ मैट्रिक्स को कवर करेंगे। तीसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, और फिफ्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कहीं बाहर से कुछ नहीं करनी है। ये आपके डिक्टो सिलेबस के ही हैं, कहीं अलग से नहीं है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है बच्चों कैलकुलस है। कैलकुलस की बात करेंगे तो इसमें लिमिट है, कंटिन्यूटी है एंड डिफरेंशियबिलिटी है, जो कि थोड़ा हार्ड है, लगता है कि ये हार्ड है ना, ये स्टार मार्क लगा है। दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव इजी है। इसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम्स हैं। ये अभी मैं सिर्फ सिलेबस बता रहा हूं, आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा हाँ हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको नहीं करना है, ऐसा भी है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को सिलेबस ही नहीं मालूम है और पढ़े जा रहे हो, ये काम नहीं करनी है। आपको पहले ये सारी चीजें नोट करके कहीं लिख ले लिया, बाकी इसका तो PDF अपलोड कर ही दूंगा मैं, ठीक है। और देखिए तो इसमें इनडिटर्मिनेंट्स फॉर्म है और एल हॉस्पिटल रूल्स है, कैलकुलस का ही पार्ट है ये। मैक्सिमा एंड मिनिमा है, टेलर थ्योरम है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस है और फूरियर सीरीज है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका एक वेक्टर कैलकुलस, यानी कि कैलकुलस का ही ये पार्ट है। कैलकुलस के बाद जो है एक वेक्टर कैलकुलस बोला गया है, और इसमें हम चैप्टर कौन कौन सा पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। दूसरे चैप्टर में लाइन, सरफेस, वॉल्यूम इंटीग्रल्स। और तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम को कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है बच्चों क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें लीनियर एंड नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। हायर ऑर्डर का लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला। ये एक टॉपिक है, जब टॉपिक पढ़ेंगे ना तो पूरा डिटेल में इसको समझेंगे। अभी सिर्फ आपको एक जो है इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि ये हम कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कॉशी एंड आइलर इक्वेशन है। और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स की बात करेंगे तो इसमें बच्चों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन रहता है, बाइनोमियल, पॉइजन, एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन होती है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। इसके अलावा एक और टॉपिक है लास्ट, जो कि क्या रहेगा, न्यूमेरिकल मेथड रहेगा बच्चों। सर प्रोबेबिलिटी ही अलग से, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी करा देंगे, लेकिन मेरी बात को सुनो, प्रोबेबिलिटी आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में नहीं है। देख लो यहां पर एक्चुअली में ये स्टैटिक्स का पोर्शन दिया हुआ है। नाम प्रोबेबिलिटी इसलिए जुड़ा है क्योंकि स्टैटिक्स बिना प्रोबेबिलिटी के नहीं बनती है। पहले आपको प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, उसके बाद ही हम स्टैटिक्स को कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो प्रोबेबिलिटी का कोई भी हिस्सा नहीं है, यहाँ पर कहीं भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन वो एक्चुअली ये बोलना चाह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी का पहले बेसिक आइडिया ले लो। और प्रोबेबिलिटी जो है आपका एक्चुअली में जनरल एप्टीट्यूड के पोर्शन में क्वेश्चन आते हैं, तो वहां तो रहेगा, इसीलिए ये हमें पढ़ना ही है, तो इसको अलग से कर लेंगे, ठीक है, उसका दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल मेथड में बच्चों क्या रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन है पहले चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में हम इंटरपोलेशन कवर करेंगे। तीसरे चैप्टर में इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेपोजॉइडल एंड सिम्पसन रूल है। और फोर्थ चैप्टर में सिंगल एंड मल्टी स्टेप मेथड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा फाइनली टॉपिक हो जाता है। बेसिक क्लियर नहीं है तो क्या करें, उसी चीज को तो करेंगे हम स्टार्ट। आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको जीरो से स्टार्ट कराऊंगा। मान के चलूंगा कि किसी भी बच्चों को कुछ नहीं आता है, मैथ्स में एकदम जीरो हो, ठीक है। तो शुरुआत में इसीलिए 11th के टॉपिक को 12th के टॉपिक को कवर कराते हुए हम सिलेबस पर आएंगे। जहां भी डाउट होगा या लगता है कि सर ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं, हमें कुछ समझा दो, तो उस टॉपिक को अलग से कवर कराया जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो।
तो आई होप आप लोग को सिलेबस का तो ओवरव्यू मिल गया कि हमारे पास सिलेबस में इतने सारे टॉपिक हैं। तो कौन कौन से टॉपिक है एक बार फिर से रिवाइज कर लो। आपके पास एक लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है, दूसरा कैलकुलस है, देखिए पहला लीनियर अलजेब्रा, दूसरा कैलकुलस, तीसरा वेक्टर कैलकुलस, चौथा डिफरेंशियल इक्वेशन, पांचवा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, और लास्ट छठवा जो है न्यूमेरिकल मेथड है। लेकिन आपको जो मैंने यहां पर आपको लिखा है, देखो कुछ कलर में लिखा हुआ है। इस कलर का क्या मतलब है? बहुत मतलब है बच्चों, इस कलर का ही बहुत मतलब है, ठीक है। मैं इसे इसलिए 3 कलर में लिखा हूं। देखो 3 कलर दिख रहा होगा, एक ग्रीन, एक रेड एंड एक व्हाइट कलर दिख रहा है। तो ये सिलेबस आपके पास जब जाएगा पीडीएफ, तो इस सिलेबस को आप आराम से रखे रहना, इसको इसके बेस पे आपको पढ़ना है। क्या पढ़नी है? रेड का मतलब क्या है बच्चों? रेड का मतलब ये टॉपिक से कभी क्वेश्चन आए ही नहीं है, ये इंडिकेट करता है रेड कलर। मतलब हमको ये एक बार अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है, लेकिन गेट के एग्जाम में आज तक कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा है। क्लियर है? तो अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स इस लीनियर अलजेब्रा की बात करेंगे, तो जैसे इसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आज तक नहीं पूछा है। आइगन वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा रहता है, आइगन वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कभी नहीं मिलने वाले हैं। कैले हैमिल्टन थ्योरम देख लो, पूरा छान मार लो, कभी क्वेश्चन माइनिंग ब्रांच में तो क्वेश्चन नहीं आया, अलग ब्रांच में आएगा बट माइनिंग ब्रांच में नहीं आता है। क्लियर है? व्हाइट कलर क्या बताता है? ये जो व्हाइट कलर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी आए हैं, कभी नहीं है, मतलब वो एकदम मॉडरेट है, न के बराबर, लेकिन आया है, कभी कभार आया है, ठीक है। वो व्हाइट कलर, जैसे मैट्रिक्स से ही चैप्टर कभी कभी मैट्रिक्स के क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। ये ग्रीन जो है बच्चों, ये बताता है कि यहां ही आपको पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन आता है। मतलब आपको शुरुआत में ही पता चल जाएगा कि अच्छा हमें इस टॉपिक को फोकस करना है, इस टॉपिक को तगड़ा बनानी है, तभी आपका जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। क्लियर है? तो डिटर्मिनेंट्स को आपको एकदम बेस्ट करना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को बेस्ट करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अच्छा करना है, और आइगन वैल्यू को तगड़ा करना है। यानी कि 1 2 3 4 देखा जाए तो 4 टॉपिक को बेसिक और एकदम शुरुआती लेवल से अच्छे से करोगे आप लोग, ठीक है। जब कैलकुलस में देखो लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से कभी कभी क्वेश्चन आए हैं। क्या बोल रहे हो? पढ़ना क्यों है? पढ़ना इसलिए बेटा क्योंकि गेट वाले का दिमाग कभी भी भनकेगा, इधर उधर जो मैथ्स का क्वेश्चन उसमें डालते हैं, तो वो हो सकता है क्वेश्चन कभी आ सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। तब आप क्या करोगे? मान लीजिए कि आपने पढ़ा और कैले हैमिल्टन आ गया, तो आप दावा तो नहीं कर सकते हैं कि भाई आपने ये क्वेश्चन यहां से क्यों दिया। उसने बोलेगा भैया हमने आपको सिलेबस में तो दिया है ना, तो सिलेबस में दिया तो उसको पढ़ो। बात समझ आई? तो अगर क्वेश्चन आ गया तो आप दावा आपत्ति नहीं कर पाओगे कि सर आपने आउट ऑफ सिलेबस दिया है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सिलेबस में तो टॉपिक है, इसीलिए हमको ये पढ़ना है। तो जो सिलेबस में है उसको तो कवर करनी है, क्योंकि क्वेश्चन कहां से आएंगे ये हमें पता नहीं। हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ये टॉपिक से अब तक के आए हैं, लेकिन आने वाला क्या है ये थोड़ी गारंटी है कि कौन सा आएगा। बात आई समझ में? तो आप इसे डायरेक्टली बोल दोगे कि सर छोड़ ही देते हैं, तो वो करना मेरे हिसाब से वो जो है सही नहीं है, क्योंकि अभी अपने पास अच्छा टाइम है। तो इस अच्छे टाइम को जो है, मतलब अच्छा टाइम का मतलब ये नहीं कि अच्छा टाइम का मतलब यहां पर यह है कि अपने पास समय बहुत है, आप इस समय का यूज करके सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। क्लियर है? हाँ, टाइम नहीं रहता जैसे एग्जाम के टाइम, ये ग्रीन कलर वाले को आप एग्जाम के दिन जो है जाना है, या एग्जाम के पहले प्रिपरेशन करनी है, 1 मंथ पहले, 30 दिन पहले करना है, तब उस समय आप इन टॉपिक्स को पढ़ो और इन टॉपिक्स को छोड़ दो, चलेगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिएगा तो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्वेश्चन बहुत कम, एक आध दो क्वेश्चन पूरे 10 से 20 सालों में मिले हैं, अदरवाइज नहीं मिलेगा। पार्शियल डेरिवेटिव के भी क्वेश्चन कभी कभी आया है, बाकी क्वेश्चन नहीं आते। मीन वैल्यू थ्योरम के भी एक आध क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, एल हॉस्पिटल 100% आपको हर साल एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा यहां से, ये देख लेना। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन कभी कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। जैसे लास्ट क्लास में टेलर थ्योरम आया था, तो टेलर थ्योरम भी जो है कभी कभी आया है, हर बार नहीं आया है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज आपके कभी जीवन में क्वेश्चन नहीं पूछा है, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस कभी नहीं पूछा है। फूरियर सीरीज से लास्ट देखो 1-2 साल में आ गया क्वेश्चन, पहले नहीं आते थे, लेकिन अभी बीच के 1-2 सालों में फूरियर सीरीज के क्वेश्चन मिल गए। तो सोचो उन्होंने तो डाल दिया क्वेश्चन, इसीलिए हम ये नहीं कर सकते कि इन सब टॉपिक को छोड़ ही देते हैं, तो छोड़ना बेवकूफी हो जाएगी, हमें करना है सारे टॉपिक्स को। ठीक है, लेकिन
ग्रीन कलर वाले को ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जैसे इसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेगा। और कभी लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन के कभी क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन होता क्या है, पढ़ना तो जरूरी है, ठीक है। तो इतना अच्छे तरीके से आपको एनालिसिस करके शुरुआत में ही अगर आपको पता चल जाए तो कितनी अच्छी बात है कि भाई हमें इन टॉपिक्स में छाट लो, 2 कैटेगरी बना लो, ये टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है और एक टॉपिक्स को मॉडरेट हल्का फुल्का पढ़ लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये बात आती है। वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इसको करेंगे, बाकी को ज्यादा लाइकली नहीं लेंगे, ठीक है। वैसे ही प्रोबेबिलिटी में देखोगे तो बाइनोमियल, पॉइजन, एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल, यही हमारे लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो कहानी है सी, ठीक है। और न्यूमेरिकल मेथड की बात करोगे तो ये आपके पास 2 मेथड ज्यादा है। एक लीनियर जो है सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन वाले से क्वेश्चन 100% आते हैं, और साथ में इंटीग्रेशन वाला जो सिंपसन या ट्रेपेजॉइडल या न्यूटन रैप्सन मेथड, ये सब क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो यही 2 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और ये मैं कहीं अलग से अपने मन से बात नहीं कर रहा हूं या मुझे कोई बताया है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है ना, कि कौन सा टॉपिक, इसका प्रूफ दे रहा हूं आपको। प्रूफ ये है, ये एनालिसिस है। दिख रहा है क्या बच्चों, ये थोड़ा सा कलर अलग हो जा रहा है, बस आपको ये दिखना चाहिए कि टॉपिक का कौन कौन सा कलर है। यहाँ पर क्वेश्चंस के नंबर आप लोग को दिख रहा है क्या, हाईलाइट हो रही है क्या, थोड़ा इसका डार्क कलर होने की वजह से ये है। तो मैंने यहाँ पर देखे 2025, 26, 24, 23, 22, 21 और 20 तक का जो है इसमें एनालिसिस करके यहाँ पर बता दिया हूँ। ये 1M मतलब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2M मतलब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखा है, नीचे टोटल लिखा हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं पूरे आपके टॉपिक है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड है। तो आप देख सकते हो इसमें क्या दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है ना कि अभी 2000 लास्ट 2026 की बात करें तो 1 मार्क से देखिए लीनियर अलजेब्रा से एक क्वेश्चन पूछा था और कैलकुलस से नहीं पूछा है, वेक्टर कैलकुलस से एक क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन से एक पूछ दिया था, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स से पूछ दिया था, लेकिन न्यूमेरिकल से एक भी नहीं पूछा था। सिमिलरली 2 मार्क्स में भी पूछा है, यहाँ पर कैलकुलस में भी पूछा, लेकिन 2 मार्क्स से इधर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन 1 मार्क्स के नहीं मिले थे, लेकिन 2 मार्क्स के देखिए 2 क्वेश्चन आए थे 2026 में। टोटल अगर आप देखोगे तो 1 मार्क्स से 4 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, देखा जाए तो 4 और 4 8 क्वेश्चन, और ये 4 दूनी 8, 4 12 नंबर के क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आपके 2026 में पूछे थे। सिमिलरली अगर आप आगे बढ़ते हो 2025 में, 24 में, तो आप सब में देखोगे ना तो कभी 3 3 3 4 4 6 इस तरह से ही चल रहा है। तो मॉडरेट ये देखिए ये 2000 कहां तक, 2021 20 तक थे, 20 के पहले भी मैंने लिखा हुआ देखो 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 तक का एनालिसिस करके आपको दे रहा हूं कि इस टॉपिक से बच्चों इतने क्वेश्चन आए हैं। और एवरेज देखोगे तो देखो 4 3 7 लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है, तो 4 से 8 क्वेश्चन हर साल आपको मिलेंगे। और एवरेज मार्क्स की बात करोगे तो 12 से 13 या 14 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। क्लियर है? तो इन टॉपिक्स को आपको करना है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसको आप आराम से आप देखो और एनालिसिस भी करके लिखा गया है, तो आपको पढ़ने में और आसानी होगी। इसकी हेल्प से आप पढ़ सकते हो। कौन से टॉपिक्स को छोड़ना है एक बात के लिए बाद में सोचना, अभी हम शुरुआत करेंगे सारी चीजें बेसिक से। तो छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं जो मुझे लगता है कि जरूरत है, तो उनको हम पहले डिस्कशन करेंगे, फिर हम सिलेबस में जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास वैसे रहने क्या वाली है, तो आज की क्लास रहने वाली है बेसिक मैथमेटिक्स। अब बेसिक मैथमेटिक्स यही जो बच्चे कहते हैं कि सर हमें बेसिक तो क्लियर नहीं है, तो उन्हीं बेसिक को क्लियर करने के लिए मैंने जो है शुरुआत के 5 लेक्चर आपको बेसिक मैथमेटिक्स का दूंगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इन बेसिक मैथमेटिक्स में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे। तो जो फर्स्ट डे होगा आपका डे 1 होगा, इसमें जो है यानी कि आज हम पूरा टोटली क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम थोड़ा सा सेट को कवर करेंगे, जो कि आप 11th क्लास से स्टार्ट किए थे। तो सेट क्यों जरूरी है वो यहाँ पर हम सीखेंगे। सेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो सेट के बारे में एकदम डीपली नहीं बताऊंगा, लेकिन सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा आइडिया आपको बता दूंगा। इसके अलावा हम यहाँ पर नंबर सिस्टम को देख लेंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूंगा थोड़ा सा इंटरवल का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट डे 1 में चलेगा, यानी कि आज हम इन 3 चीज को यहां पर हम सीखेंगे बच्चों, ठीक है। डे 2 जब हम दूसरे दिन आएंगे तो बच्चों, तो वहां पर क्या डिस्कस करेंगे, वहां पर हम सीखेंगे एक तो एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन,
क्या होता है बेसिक आइडिया एंड, ये आप नोट कर लेना कहीं पर कि ये क्लास चलेगी बच्चों, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशन और इसके साथ साथ एंड इनइक्वालिटीज, ठीक है। और एक टॉपिक रहेगा इसमें एक्स्ट्रा हम देंगे इनइक्वालिटीज, ये चीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे यानी कि। और डे थर्ड जो तीसरा दिन होगा बच्चों, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें पूरा हम ग्राफ के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, ठीक है। ग्राफ ऑफ फंक्शन, कई बच्चों को ग्राफ क्लियर नहीं है, ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा आपको, ठीक है, इस दिन। कौन सा पीडीएफ आज की क्लास का? बिल्कुल डेली चलेगी क्लासेस, टाइम टू टाइम चलेगी, जो अपने टाइम होता है, जो भी टाइम रहेगा उस टाइम पर आपको डेली आ जाना है, ठीक है। सारे पीडीएफ जो है बच्चों उसी में ही अपलोड होगा, जिस ऐप में आप, जिस क्लास में, एक क्लब बैच में अगर आप ज्वाइन किए हो, ठीक है, या जिस भी बैच में आप ज्वाइन किए होगे उसका नाम है, उसके कंटेंट में जाओगे तो आपको ये पीडीएफ जो है अपलोड मिलेगा, ठीक है। डोंट वरी, उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। चौथे दिन बच्चों हम लोग डिफरेंशिएशन को कवर करेंगे, पूरा डिफरेंशिएशन, ठीक है। कुछ भी डाउट हो आपको इस टॉपिक से निकाल के रख लेना है, क्वेश्चन लगता है कि सर हमें इसको अच्छे से और कवर करना है तो पढ़ लेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन। और डे 5 जो 5वां दिन होगा बच्चों, ये बेसिक की क्लासेस है, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को कवर करेंगे। कई बच्चों को लगता है डाउट थोड़ा सा, इंटीग्रेशन नहीं आता सर, डिफरेंशिएशन नहीं आता है, ग्राफ नहीं आता है, तो ये हमें बेसिक चीजें जानना जरूरी है गेट के सिलेबस को कवर करने के लिए, ठीक है। रिकॉर्डेड में भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और कोई? तो ये हमारा बेसिक याद रखना है कि 5 क्लास हम इन बेसिक को कवर करेंगे। इसके अलावा आप लोग को अब आपके पास यहाँ पर मिल चुकी है ना, कि भाई हम ये इन टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट लेके हैं। देखिए अब डिफरेंशिएशन क्यों है जरूरी ये बता देता हूँ, क्योंकि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तभी आप उसको कवर कर पाओगे। लिमिट को पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन भी जरूरी होता है, कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों, जो बच्चे 11th-12th पढ़े होते हैं तो उनका तो थोड़ा क्लियर रहता है, डिप्लोमा में थोड़ा ज्यादा नहीं रहता है करके तो बहुत कम कॉन्सेप्ट लिए रहते हैं, ठीक है। ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ हम बनाना सीखेंगे, कैसे ग्राफ के कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो। दूसरा कुछ इक्वेशन और इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कशन, और ये बेसिक आइडिया, ये अगर हो गया तो 100% आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस में आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, सेट क्या है, नंबर सिस्टम क्या है और इंटरवल क्या है, ठीक है। तो सबसे शुरुआत होगी भाई सेट से, कि सेट एक्चुअली में क्या है। सेट, ठीक है, इसका काम क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, सारी चीजें समझेंगे एकदम बिल्कुल बेसिक से। तो सेट का डेफिनेशन क्या होती है, कलेक्शन करना। किसका कलेक्शन? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। तो आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको ये उसमें मेजर करनी है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है जो कलेक्शन किए हो वो 3 प्रॉपर्टी को रखेगा। क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब एक तो वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा वो वेल डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या है एक्चुअली में, हम बोल सकते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ well defined distinct object is called set। इसे हम सेट कहते हैं। और सबसे चीज नई बात यह है बच्चों की, इस सेशन की जितनी भी क्लासेस होगी, सारी क्लासेस विथ हैंड रिटन होगा, कोई पीडीएफ नहीं होगा। आप ये मत सोचना कि सर पुराना पीडीएफ जो अपलोड कर दूं उसके बेस पे पढ़ाओ, नहीं, वो नहीं होने वाला है। सारी क्लासेस पूरी जो है हैंड रिटन में होगा। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है पेन कॉपी लेकर बैठो, साथ में यहीं पर पढ़ते चले जाओ, नोट्स तैयार करते चले जाओ,
सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। और इसमें पढ़ने में अलग ही इंटरेस्ट आता है ना। सबको मालूम होगा कि हाँ, ऐसे चीज को जो पढ़ते हैं वो ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर होती है। अगर मैं पीडीएफ से पढ़ाऊं तो वो चीजें उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा जितना मैं यहाँ पर डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि डेफिनेशन क्या होती है बच्चों। कलेक्शन होता है किसका, ऑब्जेक्ट का, और वो कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यानी कि इस पूरी कहानी में इसी का ही खेल है कि भाई डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये दो बातें, डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड हो गया तो वो ऑब्जेक्ट आपके जो आपने कलेक्ट किया है वो सेट बन जाएगा। तो सबसे पहली बात यहां पर हम बात करेंगे डिस्टिंक्ट से कि ये डिस्टिंक्ट क्या है। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है, नोट करके बता देता हूं यहां पर डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है। देखिए, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि जब एक ही कैटेगरी वाले यानी कि बहुत सारे एलिमेंट, तो उसको हम डिस्टिंक्ट, इंडिविजुअली अलग होना, तब हम उसे डिस्टिंक्ट बोलेंगे। या दूसरा चीज बोल सकते हैं कि आप उसे जो है ना क्या कर पाओ, कंपैरिजन जहां ना हो, सीधा सीधा ऐसा बोल सकते हो कि यहां पर कंपैरिजन ना हो। जैसे कि मेरे पास ये दो पेन हैं, क्या ये अलग है या सेम है, तो कैटेगरी डिसाइड होगी कि आप किस कैटेगरी में बात कर रहे हो। अगर मैं बोलूंगा पेन की कैटेगरी में देखिए तो ये दोनों पेन एक्चुअली में डिस्टिंक्ट है। क्यों, मतलब डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर में रिफिल भरी हुई है और इसके अंदर में ये तो मैग्नेट वाला है जो कि इस पे लिखा था। बात आई समझ में। लेकिन होता है ना, जैसे एक ही कैटेगरी के आपके यही वाले मार्केट में जाओगे पूरा बंडल पैकेट मिलता होगा, सेम पेन, सेम डिक्टो, कलर वलर सब चीज मिलेगी, कंपनी का नाम हर चीज सेम मिलेगा। तो मार्केट में जब आप वो डब्बा उठाओगे तो सेम पेन ऐसे मिलेंगे, पूरे भरे हुए रहते हैं, जिसमें 20 से 50 पेन होते हैं। तो सारे पेन को आप कैसे कंपेयर करोगे, वो लोग खोल देखो, अरे सही डिक्टो तो सेम है, तो वहां पर आप कंपैरिजन कर ही नहीं पाओगे। तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, लेकिन पेन तो अलग है ना, एक से अलग है, मतलब अलग से दिखेगा, इंडिविजुअली वो अलग दिख रहा है, सीधा बोलोगे कि सर ये जो है डिस्टिंक्ट है। तो डिफरेंट कब होता है, जब आपके पास एक रेड है या एक ब्लू है या कलर चेंज है या कंपनी का नाम अलग है, तब हम बोलेंगे कि भैया ये डिफरेंट है। डिफरेंट और डिस्टिंक्ट में थोड़ा सा अंतर होता है। क्लियर है क्या सभी बच्चों को, बताओ। क्लियर है, यस या नो, जल्दी बताओ। क्या डिस्टिंक्ट आप लोगों को वर्ड क्लियर हुआ। इंडिविजुअली अलग, इसका मतलब क्या होता है, अलग, डिफरेंट, इंडिविजुअल डिफरेंट मतलब अलग है ना। इंडिविजुअल ही हो जाए, सीधा सीधा बोल सकते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं कि अलग से दिख रहा है, सीधा बोल रहे। बात आई समझ में, यस या नो। जैसे आप मार्केट में गए मोबाइल खरीदने, सपोज करो आपने मोबाइल खरीदने गए और एप्पल का भी जो 17 लॉन्च हुआ था सेम मिलेगा ना, मार्केट दिखाने के लिए अलग होगा, वही फोन डब्बे में भी होगा, और फोन को हम 10 ठोक रखे होंगे, हर आदमी वही फोन उठा रहा था, लेकिन वो हर चीज सेम होगा ना, कहीं भी कोई चेंजेस नहीं होगा, ना तो मेमोरी का, ना तो जो कलर का, सारी चीजें सेम है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट बोलेंगे। यानी इंडिविजुअल अलग दिखे तो उसको डिस्टिंक्ट बोलते हैं। डिफरेंट तब बोलते हैं जब वहां पर आप कंपैरिजन कर पाओ किसी चीज का। जैसे एक रेडमी फोन है और एक सैमसंग का फोन है, दोनों फोन अलग दिखेगा, कंपैरिजन कर पा रहे तो आप वहां डिस्टिंक्ट नहीं डिफरेंट वर्ड यूज करोगे। क्लियर है। बोलो ये चीजें क्लियर है, यस या नो। ओके, जैसे तो डिफरेंट, तो डिसाइड करना है आपको कि हम कौन से कैटेगरी से बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम फोन की कैटेगरी से देखेंगे तो सारे फोन इंडिविजुअली अलग होते हैं, तो फोन की कैटेगरी से वो आ जाएगा, तब वो उसे हम बोलेंगे कि सारे पेन डिस्टिंक्ट होते हैं, एक एक फोन दूसरा फोन अलग अलग से दिख रहा है। जैसे हम इंसान की बात करेंगे, या मैं बोलूं कि यहाँ पर जितने भी 23 समथिंग कुछ लाइक अभी बच्चे बैठे हैं यहाँ पर लाइव सेशन जुड़े हैं, तो सारे बच्चे अलग है ना, कोई एक बंदा थोड़ी 10 जगह बैठा होगा, तो सारे जो है विद्यार्थी सभी जगह अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये सारे जो है हम क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट बोलेंगे। अब कई लोग सोचेंगे सर ये तो डिफरेंट भी हो गया, उसका नाक अलग, मेरा नाक अलग, उसका कान अलग, मेरा कान अलग, हाथ की रेखाएं अलग। तो भैया बोल सकते हैं उसको भी, लेकिन कारण हम डिसाइड करते हैं क्या, हम कौन से ग्रुप से उसको देख रहे हैं। तो ग्रुप क्या है,
स्टूडेंट का नाम से, मतलब यहाँ पर जितने हैं स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की कैटेगरी से देख रहा हूं, उस केस में हम सारे डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर है? अब जैसे सीबीआई वाले हैं, सीबीआई वाले अगर आपके फिंगरप्रिंट से जो है अगर आपको मेजरमेंट करते हैं, तो हम बोलेंगे हर जो है बंदे का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है, यानी कि डिफरेंट होता है, अलग होता है, थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ चेंजेस होती है, तो उन लोग उसको अलग बोलेंगे, तो वो डिफरेंट वर्ड यूज करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे अगर आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर वाइज पूरे ओवरऑल बाहर के स्ट्रक्चर से देख रहे हो, तो वो तो अलग अलग है ना, एक बंदा अलग एक बंदा अलग ऐसा है, तो वहां पर हम डिस्टिंक्ट बात करते हैं। समझ आई बात? तो कहने मतलब कोई चीज रिपीट ना हो। जैसे अगर मैं अब एक छोटा सा और एग्जांपल जो आपके सामने यहाँ दे देता हूं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, यहां पर मैंने ये ले लिया सर्कल, ठीक है, सर्कल मीन्स यहां पर मैं एक गोला ले लेता हूं, ठीक है। चले, क्या आप लोग को ये दिख रहा है? ये दूसरा है, आप लोग को ये तीन कलर दिख रहे हैं? दिख रहा है? यस या नो? बेस्ट ऑप्शन है, ये ले लेते हैं, रेड ग्रीन येलो, तीन कलर के दिख रहे हैं। तो कौन से कैटेगरी वाइज देख रहे हो डिपेंड करता है, उस केस में इसे डिफरेंट बोला जाएगा, डिस्टिंग बोला जाएगा। अगर मैं कलर के हिसाब से देखूं भाई ये तीनों में कैसे कलर है, तो आप बोलोगे सर तीनों अलग अलग कलर है, तीनों अलग कंपेरिजन हो पा रहा, तो आप इसे डिफरेंट भी बोल सकते, तीनों डिफरेंट सर्कल हैं। क्लियर है? तो डिफरेंट भी बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं कलर छोड़ के बोलूं, इसे कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ना बोलते हुए मैं बोलूं सर्कल के हिसाब से बताओ, तो भाई तीन सर्कल हैं और ये तीनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग, तीन ठो दिख रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं। तो डिसाइड करना है आपको कि हम कौन से कैटेगरी से देख रहे हैं। तो सेट के अगर नजरिए के हिसाब से देखा जाए, तो उसे जो है हमें दिखना चाहिए कि चार की बात कर रहा हूं, चार लोग बैठे हैं तो चार अलग अलग आदमी दिखने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही आदमी को आप चार जगह दिखा दो। होता है कई बार कि एक आदमी को दिखा, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है घोटाले होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि यहाँ पर बोलता है कि मेरे पास जो है इस काम को करने के लिए हमने चार मजदूर जो है, चार वर्कर को रखा है, एक दो तीन चार, पता चला जो ठेकेदार है वो एक ही आदमी को चार जगह दिखा दे रहा है, नाम चेंज कर करके, और बोल रहा है मेरे पास चार आदमी, और चारों की सैलरी वो खुद ले रहा है, और जबकि काम कौन कर रहा है, वहां पर एक ही आदमी काम कर रहा है। ऐसे कई कंपनियों में होते हैं। बात आई समझ में? तो वहां पर एक ही बंदा चारों जगह है, तो वो नहीं चलेगा। आपको एक आदमी यहाँ है तो दूसरा वहां दिखना चाहिए, नेक्स्ट वहां दिखना चाहिए, नेक्स्ट वहां दिखना चाहिए, तब हम बोलते हैं बच्चों कि वो जो है एक्चुअली में डिस्टिंक्ट काम हो रहे हैं, सारे अलग अलग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। सबको आया समझ में? इंडिविजुअल होना चाहिए, अलग से दिखना चाहिए। क्लियर है सबको? आपके सामने ये भी एक दिख रहा है, देखो सारे इंडिविजुअल कलर हैं, देखो ये इस बॉक्स में जो कलर यहाँ पर है, देखो ये अलग कलर, ये अलग कलर, हर कलर अपने आप में अलग है, देखो। तो इससे में वो कोई भी ऐसा नहीं कि इसी से आपको दो कलर यहाँ पर काम हो जाएगा, नहीं, आपको एक कलर के लिए एक ही है, मतलब एक चीज के लिए एक ही होना चाहिए, तो वो इंडिविजुअल में आ जाएगा। क्लियर है? तो वो डिस्टिंक्ट हो गया, तो उससे आपका ऑब्जेक्ट अलग से दिखना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं वेल डिफाइंड की बात करते हैं। ये वेल डिफाइंड क्या होता है, एक टॉपिक वाइज समझा रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं हम वेल डिफाइंड को डिस्कस करेंगे। वेल डिफाइंड, अब ये वेल डिफाइंड क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जिसे आप डिफाइन कर सकते हो, पहली लैंग्वेज में कि जिसे आप डिफाइन कर सकते हो, वो वेल डिफाइंड है। अब कई लोग बोले सर हमको तो उसकी डेफिनेशन मालूम ही नहीं है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? कोई बात नहीं, भूल जाओ फिर किताबी भाषा, आ जाओ अपने रियल लाइफ में। रियल लाइफ के हिसाब से कहता है कि मान लीजिए ये एक आपके पास कैरी है, झोला है, थैला है, कुछ भी ले लो, और किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको इसके अंदर में डालने या निकालने के लिए कोई भी अगर कंफ्यूजन ना हो, समझ लो वो क्या है, वेल डिफाइंड हो जाएगा। आया समझ में? यस या नो? जैसे मैंने आपको कुछ बातें कहा कि मैंने कहा कि भाई इस थैली के अंदर में, इस थैली के अंदर में आपको क्या करने हैं, एक एक का सिक्का डालना है। तो आपको सिक्का डालने में कोई कंफ्यूजन होगा क्या कि यार ये एक का सिक्का है कि नहीं है, डालने में कोई कंफ्यूजन होगा क्या? नहीं होगा। तो आप सिक्के को आराम से डाल सकते हो। क्लियर हुआ? ऐसा तो नहीं कि आप प्लास्टिक का सिक्का बना के डाल दोगे,
बात आई समझ में? यानी कि अगर आपके पास एक थैला हो या एक बैग हो या कंटेनर हो जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को डालने या निकालने के लिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट इस बैग के अंदर आएगा या नहीं आएगा, अगर ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। क्लियर हुआ? जैसे मैं बोला कि मेरे पास जो है कुछ जानवर हैं और उस जानवर में गाय और भैंस हैं और बकरी है, तो मतलब गाय भैंस बकरी होगा, मेरे जो कंटेनर है उसके अंदर में वही होंगे। ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर मैं चिपकली भी पाल रहा हूँ, कुछ और भी, वो चीज तो नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, मैंने जो डिसाइड किया है, जिस थ्योरी की बात कर रहा हूँ वो क्या है कि गाय बकरी या भैंस है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो रहा, तो मेरे पास इसका क्या है, कलेक्शन है। वैसी टीवी के दुकान में उसके पास टीवी ही रखा हुआ है, तो टीवी का कलेक्शन है, तो वो ऑब्जेक्ट को वहां टीवी रखा है, कुछ और नहीं रखा है। तो बात समझ आ रही है? तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड बोलते हैं। यानी कि एक तरफ से जो डिफाइन हो, जिसे डिफाइन किया जा सकता है, या हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को निकालने या रखने में कोई कंफ्यूजन ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड बोलते हैं। कलेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, इकट्ठा करना। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कर रहे हो, बस ध्यान देना वो जिसको इकट्ठा कर रहे हो वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, साथ में वेल डिफाइन होना चाहिए, यानी कि उसको आपको रखने के लिए, अपने सेट के अंदर रखने के लिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तब वो सेट बन जाता है। और कभी भी सेट अगर हो गया तो उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और इसके जो अंदर एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं। जैसे अब आपके सामने एक एग्जाम्पल आएगा, मैं बोलूंगा ये बताओ कि इंग्लिश के जो वोवेल होते हैं उनका कलेक्शन करिए। तो सबसे पहली चीज की आपको कलेक्शन करना है किसका, मैंने ऑब्जेक्ट बता दिया, किसको, वोवेल को, इंग्लिश के जो वोवेल होते हैं उसको। तो ये बताओ क्या आपको इसके अंदर में वोवेल को रखने में कोई कंफ्यूजन है? ऐसा बोलोगे सर बी भी आएगा कि नहीं आएगा, मैं सोच के बताऊंगा। अरे भाई क्यों सोचोगे, वोवेल सबको पता है कि कौन सा वोवेल होता है। क्या आप बता सकते हो कि कौन से वोवेल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं? बताइए कौन से आएंगे, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल को कलेक्ट करिए। बताइए बताइए जल्दी बताइए आप लोग, क्या क्या आएगा इसके अंदर में। तो कभी भी सेट को इस करली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट करने के लिए एक सिंबल बनाते हैं, वो कैपिटल लेटर होता है, और अंदर में जो लिखा जाता है बच्चों वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। वेरी गुड, तो हम बोलते हैं ए ई आई ओ यू, और ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए। बात आई समझ में? ये कैसे होना चाहिए, स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, ठीक है। और यहां पर जो रहता है ये कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। ये कैपिटल में रहेगा, ये स्मॉल में रहेगा, और ये एक करली ब्रैकेट होता है, तब फाइनली ये सेट बनता है। अब मेरा सवाल, आपने कलेक्शन किया है हाँ या ना? बिल्कुल किया है। किसका कलेक्शन किया है, ऑब्जेक्ट का। वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो वेल है। क्या है बच्चों, वो वेल, ठीक है। अब आप ये बताओ जो वोवेल है उसको आपको सेट के अंदर में रखने के लिए कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं, तो आप उसे बोल दोगे कि वोवेल सर ये सेट बन गया, ठीक है। अब कई बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा सर कंफ्यूजन कैसे होगा, जैसे अभी मैं दिखाऊंगा उसका भी एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल समझिए, मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ 3 स्टूडेंट्स, क्या कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आपके पास एक सेट है जिसके पास 3 स्टूडेंट्स होंगे, कौन से, कोई भी स्टूडेंट्स, लाइक A1 A2 मोहन राम श्याम कुछ भी होंगे, 3 स्टूडेंट आपके पास होने चाहिए, या 3 वर्कर होने चाहिए, कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पर स्टूडेंट की जगह वर्कर भी लिख सकते हो। 3 वर्कर होने चाहिए, तो जो काम करता है, किसी भी चीज को काम करने वाला वो वर्कर होगा, वो इसके अंदर में आ जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन होगा आपको, नहीं यार इसको लूं कि नहीं लूं, ये वर्कर काम करेगा या नहीं करेगा? कोई कंफ्यूजन, वर्कर बस बोला है, आपके पास कलेक्शन होना चाहिए वर्कर का, या 3 वर्कर होने चाहिए, वो काम करे या ना करे। किसी भी कंपनी में उसके पास कितने वर्कर हैं, तो वो तो कोई भी वर्कर, जरूरी थोड़ी कि सारे वर्कर काम करते हैं, कुछ वर्कर आराम भी करते हैं, है ना, कुछ काम ही नहीं करते, कुछ आराम काम करने से बचते हैं, कई टाइप के वर्कर होते हैं। डिपेंड करता है सैलरी के ऊपर कि सैलरी कैसी है।
सैलरी अच्छी है तो काम करेगा, सैलरी थोड़ी सी खराब है तो भी सोचेगा चलो जान दो। बात आई समझ में? तो फिलहाल ये एक क्या है, इज अ सेट, ये एक सेट बन जाता है। क्यों? क्योंकि वर्कर जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है वो वेल डिफाइन है। वर्कर वेल डिफाइन है भाई, उसे आप डिफाइन कर रहे तभी तो कोई भी वर्कर को रख लिए, मतलब वो वर्कर वेल डिफाइन होगा। और इंडिविजुअली 3 ठोक दिखेंगे, 3 वर्कर दिखेंगे। ठीक है, तीसरा आप समझिएगा, कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट जो है 3 बेस्ट एक्टर्स। आप बताओ अब क्या ये सेट बनेगा? सोच के देखो, क्या ये सेट आएगा? मैंने लिखा है कि 3 बेस्ट एक्टर्स खोज के लाइए, आपके पास 3 बेस्ट एक्टर होने चाहिए। आप किसको लाओगे? ये मान लीजिए घर है, इस घर के अंदर आपको 3 बेस्ट एक्टर्स को लाना है। आपको खुद को सोच के देखो, कंफ्यूजन वहां पर होगा आपको कि यार ये एक्टर बेस्ट है या नहीं है, इसको मैं अपने सेट के अंदर रखूं या ना रखूं। कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अगर मैं इस वर्ड बेस्ट को अगर रिमूव कर दूं, ठीक है, अगर हम इस बेस्ट वर्ड को अगर हम ध्यान ना दें, बोले चलो नहीं है 3 एक्टर्स लाइए, तो बिल्कुल जो भी एक्टर होंगे उनमें से कोई भी 3 को लाके रख दोगे मेरे सामने, मैं बोलूंगा हाँ ये बेस्ट एक्टर है, ये सिर्फ एक्टर है। बिल्कुल, बेस्ट इज नॉट वेल डिफाइंड। ओके, तो समझ आया? तो हम क्या बोलेंगे, इज नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है वो एक्चुअली में वेल डिफाइन ही नहीं है। नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, क्या सबको क्लियर हुआ? नॉट वेल डिफाइंड, क्या ये सेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने बेस्ट बोल दिया। भाई बेस्ट कहां से खोजते रहूं मैं? बात समझ आई? सिमिलरली ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम देखो, एक तो वो वेल डिफाइन होना चाहिए, हो सकता है कुछ वेल डिफाइन ना हो। जैसे एग्जांपल ए बराबर मैंने लिख दिया 1 1 1 2 3, क्या ये सेट है? मैं बोलूंगा मेरे घर के अंदर में 5 लोग हैं, 1 1 1 और 2 3 है, क्या 5 लोग हैं मेरे पास? मैंने कहा कि 5 लोग हैं, या मैंने कहा कि ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो है गेट में टॉप रैंकर है मेरे पास। ठीक है, गेट एग्जाम में टॉप रैंकर है, 5 लोग हैं मेरे पास, 5 लोग हैं गेट के टॉप रैंकर, जो कि फर्स्ट पोजीशन पर 3 लोग हैं और 2 है और 3। आपको लगता है कि कोई एक बंदा 3 बार टॉप कर सकता है? खुद सोच के देखो, यहां पर ये कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता ना। इंडिविजुअली वो 3 बार दिखा रहे हैं और उसको बोल के काउंट करके आप 5 लोग बता रहे हो कि मेरे यहां से 5 लोग गेट क्वालिफाइड किए हैं मेरे इंस्टीट्यूट से। वो पॉसिबल है? नहीं ना। तो ये एक सेट नहीं है, तो इसे सेट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 को आपने ये डिस्टिंक्ट नहीं किया, ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, नॉट डिस्टिंक्ट है। क्लियर है? यस या नो, जल्दी बोलो, क्लियर हुआ? यस या नो? सारी चीजें क्लियर होते जा रही है कि नहीं? मतलब सेट मतलब ये 2 चीजें होनी चाहिए भाई। सेट मतलब 3 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज की कलेक्शन होना चाहिए, कलेक्शन प्लस वेल डिफाइंड प्लस डिस्टिंक्ट, ये 3 चीजें होनी चाहिए। अगर है तभी वो सेट बनेगा, अदरवाइज वो सेट नहीं बनेगा। तो कभी भी बेस्ट आ जाए, गुड आ जाए, बैड आ जाए, है ना, इस तरह की चीजें आती है तो वो सेट नहीं बनता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन अब देखो, सेट कब बनता है? जब तीनों सिर्फ कलेक्शन कर लोगे जरूरी नहीं है सेट। जैसे हमने बोला कि हमारे पास जो है कबाड़ी की दुकान ले लेते हैं, कबाड़ी है पूरा, तो वो सिर्फ कलेक्शन है, सेट नहीं है, सेट अभी नहीं बना है। ठीक है, कलेक्शन के साथ साथ वेल डिफाइन भी होना चाहिए कि आपका वो वेल डिफाइन है कि नहीं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एवरी कलेक्शन नीड नॉट बी अ सेट, बट एवरी सेट इज अ कलेक्शन। क्लियर हुआ? सिर्फ कलेक्ट करना सेट नहीं है, लेकिन सेट है तो कलेक्ट तो है ही है, किसी न किसी को तो कलेक्ट किया ही होगा। सेट है मतलब कलेक्शन है, लेकिन सिर्फ कलेक्शन किया है आपने तो वो सेट नहीं बन सकता। जरूरी नहीं है, वो हो सकता है कि वो वेल डिफाइंड ना हो, या हो सकता है वो क्या डिस्टिंक्ट ना हो। तो इस तरह से
पॉसिबिलिटीज होती है। क्या आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ आया कि सेट एक्चुअली में क्या था, किस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं? अब इसमें ध्यान से समझना, ये सिंबल होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ सिंबल होते हैं, इनको ध्यान देना। जैसे ये वाला सिंबल, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है। और इस सिंबल का नाम क्या है? सबसेट, सबसेट इसको बोलते हैं, ठीक है। ये छोटी क्लास में पहले पढ़े होते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इस साइन को सुपर सेट, सुपर सेट, ठीक है। और सेट में और कुछ खास जरूरत पड़ती है, जैसे सिंबल की बात कर रहे तो इससे इसको क्या बोला जाता है? एक और होता है जिसमें ये वाला सिर्फ साइन दिखेगा, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और इसी में इसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन, ठीक है। इसी में ये वाला साइन जो रहता है इसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन। ये सब सिंबल है जो याद रखनी है आपको। इसका मतलब बिलोंग्स टू, कोई चीज हमारे अंदर है या नहीं है तो उसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा सिंबल बना के ऐसा काट दिया तो मतलब नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू मतलब वो नहीं है। जैसे इस एग्जाम्पल में बात करूंगा, इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, जो हमने पहले एग्जाम्पल दिया था, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? ए बिलोंग्स टू ए, हमारे सेट के अंदर में ए है, लेकिन मैं बोलूंगा बी के बारे में बताइए तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बी हमारे सेट में नहीं है। तो जब नहीं होगा तो ऐसा लिखेंगे, जब होगा तो बिलोंग्स टू साइन आएगा, ठीक है। आया समझ में सिंबल? तो ये कुछ सिंबल हैं। इसके साथ साथ और भी कौन से सिंबल होते हैं? और होते हैं कि यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, इसके बाद वो ऑपरेशन में, और बाकी जो स्पेशल सिंबल हैं वो वहां ऑपरेशन में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स ऑपरेशन है, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शॉर्ट में कुछ एग्जांपल से समझेंगे सीधा सीधा। जैसे मान लीजिए ए मैंने एक सेट दे दिया, इसके अंदर 1 2 3 लिखा हूं, ठीक है। और एक दूसरा सेट है बी, और इसके अंदर में हमने लिख दिया 3 4 5 लिख दिया, ठीक है। तो ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए के अंदर में नंबर्स हैं, और वो नंबर्स कैसे हैं? 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक के नंबर हैं। तो नंबर आपके क्या हो गए? वेल डिफाइंड हो गया, सारे अलग अलग नंबर हैं, तो इसलिए ये जो है क्या हो गया? डिस्टिंक्ट हो गया। और ये ऑब्जेक्ट भी है, तो इसलिए फाइनली ये एक सेट बन जाता है। सिमिलरली बी भी एक क्या है? दूसरा सेट है। अच्छा, अब इसमें हम क्या क्या सिंबल बता सकते हैं बच्चों? तो जैसे अगर मैं बोलूंगा कि 1 क्या है? 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए में है, तो बिलोंग्स का यूज इस तरह से करते हैं। क्या 1 बी में है? नहीं है, तो नहीं है तो ऐसा काट देंगे लिख के, 1 जो है बी में नहीं है। बात आई। बिलोंग और नॉट बिलोंग का क्या मतलब है? ठीक है। इसी में एक तीसरा सेट है सी, ठीक है। सी एक अनदर सेट है जिसके अंदर में सिर्फ 2 और 3 है। और इसी में एक डी सेट है जिसके अंदर में मैंने दिया 1 और 5। तो अभी मैंने दो सिंबल का यूज करके बताया बिलोंग का मतलब क्या होता है, नॉट बिलोंग का मतलब क्या होता है। इसके अलावा कौन सा था बच्चों? इसके अलावा था सबसेट। सबसेट का मतलब होता है कि जब सबसेट की डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई सेट के एलिमेंट सेम चीज दूसरे में भी दिख रहा है। जैसे अगर आप देखो ये 1 2 3 है, इसमें 2 3 है, देखिए इससे छोटा है, और जो इसके एलिमेंट है वही से मिलकर बना हुआ सेट है। बात समझ में आई? इसके अंदर में 2 3 है और 2 3 से बड़ा एक सेट मिल गया जिसके अंदर 1 2 3 है, तो इस छोटे वाले को सबसेट बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए मतलब ये एक तो ये हो गया। दूसरा सिंबल सबसेट का बताने के लिए तो बोलोगे सी जो है सबसेट है किसका? ए का। क्यों? क्योंकि सी के सारे एलिमेंट ए में दिख रहे हैं, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है लेकिन इसके एलिमेंट इसमें दिखने चाहिए, तब हम सबसेट का साइन लगाते हैं। क्या क्लियर है? यानी कि सबसेट ऐसा बनता है कि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें दिखने चाहिए, तभी वो सबसेट में आएगा। क्या 1 और 5 ए का सबसेट है? नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए जो है बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? कोई भी सेट, ना तो ये इसका सबसेट है, ना तो डी ए का सबसेट है। डी जो है ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 और 5 है, और इसमें 1
है लेकिन 5 नहीं है। मैंने क्या बताया, इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, अगर है तो सबसेट बनेगा। बी बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए नहीं लिखेंगे, बी बिलोंग्स टू ए नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना कि कौन सी चीज उसमें आएगी, वन कौन सी चीज नहीं आएगी। 1 ए में है, 2 ए में है, 3 ए में है, तो तीनों के लिए ऐसा बिलोंग आएगा साइन। जो नहीं है तो उसमें, अब बी में देखिए 1 नहीं है, 2 इसमें है क्या, नहीं है, तो 2 नहीं है, 3 मतलब 3 है, जो नहीं है उसके लिए नॉट बिलोंग, जो है तो उसके लिए बिलोंग साइन होता है। सबसेट का मतलब भी समझ चुके कि ये सबसेट का मतलब होता है। इसके अलावा और क्या बच गया, ये इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग का साइन हो गया, ये सबसेट के लिए हो गया, इस सिंबल को हम सबसेट बोलते हैं। देखिए कौन सा सेट किसका सबसेट है आपको तय करनी है कि सबसेट के लिए, जैसे यहाँ पर 2 3 दिख रहा है, 2 3 से यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है, तो 2 3 इसमें दिख गया, तो हम बोलेंगे सी जो है छोटा है और ये क्या है बड़ा है, तो ये सबसेट है ए का, और ये क्या बन जाता है, सुपर सेट बन जाता है। बड़े वाले को हम सुपर सेट बोलते हैं। जैसे अपन नंबर में बोलते हैं ना कि 2 से बड़ा कौन है बच्चों, 5 है, 2 इज लेस देन 5, बट 5 को भी तो बता सकते हो, 5 इज ग्रेटर देन 2। वैसे ही सेट में भी होता है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए को सबसेट बोलते हैं, तो इसको सुपर सेट बोलते हैं। बस अंतर इतना ही है, बड़े वाले को सुपर सेट, छोटे वाले को सबसेट। क्लियर हो गई, क्लियर होते जा रहा है, यस या नो कमेंट में लिखते चले जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सबसेट भी मैंने आपको बता दिया, अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि इसके सारे एलिमेंट, देखिए यहां पर अगर हमको एक चीज और बता देते हैं कि प्रॉपर में क्या रहता है कि एग्जैक्टली इक्वल साइन नहीं होता है। देखिए यहां पर इक्वल साइन नहीं है, तो इक्वल साइन नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं कि भाई सी जो है ए का सबसेट भी है, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि सी के सारे एलिमेंट जो हैं, ये सी है आपका और ये सबसेट का साइन है, तो सी जो है ए का प्रॉपर सबसेट भी है। क्यों, क्योंकि इसके पास एलिमेंट कम है और इसके पास ज्यादा है। ठीक है, चलिए, कई लोग को कंफ्यूजन होगा सबसेट और प्रॉपर सबसेट में। अब सबसेट और प्रॉपर सबसेट में कंफ्यूजन नहीं होना है, सीधी सीधी सी बात है कि दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि सबसेट के लिए सिर्फ बोलता है, सबसेट के लिए कि जो ए के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, बिलोंग्स टू सेट बी, बस इतना बोला। देखिए बी के बारे में नहीं बताया, बी के पास क्या है हमको इससे मतलब नहीं है, हमको ए के सेट से मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। मतलब 1 2 3, ये मान लीजिए एक सेट है, तो ये जो दूसरा सेट होगा वो एटलीस्ट इतने तो होने चाहिए, 1 2 3। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? मेरा मन करे इसमें और कुछ लिखना लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो हम बोलेंगे कि ये इसके सारे एलिमेंट इसमें दिख रहे हैं, तो इसको बोल दो सबसेट। यस या नो? तो सुपर सेट क्या बोलता है? सुपर सेट ये कहता है, देखिए सबसेट में तो ये भी आएगा, ये भी आ सकता है। कौन सा? 1 2 3। इसने बोला कि मान लीजिए ये ए है, और ये सबसेट तो तब बनेगा किसी अदर सेट का जब इसके एलिमेंट पूरे इसमें दिखने चाहिए। बस इतना ही बोला। तो मेरी मन करे इसमें और कुछ डालूं या ना डालूं, वो तो मेरी मर्जी। इसका मतलब कि हर सेट अपने आप का सेट भी हो गया सबसेट। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दुनिया का हर सेट अपने आप का सबसेट तो जरूर होगा, है ना। इसके पास ज्यादा है, कम नहीं होना चाहिए, कम हो गया तो सबसेट नहीं बनेगा। उसने बोला एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए के सारे एलिमेंट जो है बी के सबसेट के होने चाहिए, बस इतना बोला। बी में दिखने चाहिए। बी के पास क्या है हमें इससे मतलब नहीं, उतना ही हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है? जैसे कोई इंसान करोड़पति कब बनता है? जब उसके पास 1 करोड़ मिनिमम हो, उससे ज्यादा भी हो गया तो भी करोड़पति, कम रहेगा तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। समझ आई बात? तो कंडीशन क्या, रिस्ट्रिक्शन क्या है? सिर्फ उतने तक। तो ये बोला कि ए के सारे एलिमेंट अगर उसमें दिख रहे हैं, उसके पास से क्या है मतलब नहीं, बस इतने एटलीस्ट दिखने चाहिए, तो आप उसे सबसेट घोषित कर दो, सबसेट बोल सकते हो। तो सुपर सेट में क्या अंतर है? ए सब जो है प्रॉपर सबसेट में क्या अंतर है?
प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में इतना अंतर है कि इसने कहा कि ये सेट कभी सेट के इक्वल नहीं हो सकता, एटलीस्ट उसके पास वन एलिमेंट मोर देन होने चाहिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहां पर एटलीस्ट वन एलिमेंट। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट हम बोल सकते हैं जो है क्या हो, नॉट बिलोंग्स टू ए, नॉट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी नॉट बिलोंग्स टू ए। उल्टा बोल रहा हूं, देख लो कि बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में नहीं है, तो हम बोल देंगे भैया तभी वो, लेकिन ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए, बट एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, ये होना चाहिए। कंडीशन ये है, यहां पर लिख भी देता हूं साथ में, बट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, ये है। अब देखो दोनों साइड से बात कर रहा है, इसमें सिर्फ एक साइड से बात किया था कि ए के सारे एलिमेंट अगर दिख रहे किसी दूसरे सेट में तो इसको बोल दो उसका ये सबसेट है। बट प्रॉपर सबसेट की बात करें तो बोलता है कि भाई बी वाला जो सेट है उसके पास कम से कम एक एलिमेंट मिल जाए जो आपके ए सेट में ना हो, परंतु ए के सारे एलिमेंट बी में दिखने चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। अब इसका क्या एग्जांपल है भाई, तो जैसे मैंने बोला कि यहां पर 1 2 3 दिस इज ए, तो बी एक ऐसा सेट लेना है कि जिस ए के सारे एलिमेंट इसमें तो होने चाहिए 1 2 3, फिर बोला कि बी के कम से कम एक एलिमेंट इसमें न दिखे, लाइक 4। अब 4 इसमें नहीं है, तो इस केस में हम बोलेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या आया सबको समझ में, यस या नो? लेकिन मैं चाहूं तो इसे सबसेट भी बोल सकता हूं। सबसेट की डेफिनेशन से देखोगे तो भाई 1 2 3 इसमें दिख रहा है तो आप इसे सबसेट भी बोल सकते हो, तो जरूरत पड़े तो आप इसे सबसेट भी बोलिए, जरूरत पड़े तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये प्रॉपर सबसेट है, लेकिन प्रॉपर सबसेट को आप सबसेट बोल सकते हो। क्या सबको समझ आया, यस या नो? यहां तक की चीजें क्लियर हो गई क्या, कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? बोलो जल्दी बोलो। अगर मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं या 12 साल से पढ़ा रहा हूं और जिस भी बच्चों को पढ़ा रहा हूं, यहां कोई एक स्टूडेंट है उसको मैं टीच कर रहा हूं, मैं कितना भी इसको पढ़ा दूं वो मेरे इक्वल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं, कहीं ना कहीं मतलब उससे मैं क्या हूं, बड़ा हूं उस फील्ड में, तो सबसेट बोल सकता हूं। सेम चीज ये भी कर रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, वो भी सब कर रहा है, लेकिन होगा क्या कि हमेशा हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये इसका प्रॉपर सबसेट बनेगा। बात समझ आई? सबसेट मतलब इक्वालिटी की चांस बहुत कम है, ना के बराबर, जीरो है, प्रोबेबिलिटी इसकी जीरो है होने की, इक्वालिटी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कई लोग तो उससे ज्यादा पढ़ा देते हैं, तो उससे कंपैरिजन भी नहीं करते हैं कि आपको किसी ने कुछ बताया नहीं और आप बोल रहे हो कि मेरे को उससे ज्यादा नॉलेज है, ये भी नहीं बोलते। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों को ये चीजें कंफर्म हो गई कि हाँ सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, क्लियर हो गया यहां तक की चीजें। तो ये सेट का कॉन्सेप्ट इतना जरूर याद होना चाहिए। बाकी जैसे यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, तो यूनियन का मतलब होता है सभी को लिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसका और इसका यूनियन करेंगे ना, ये सब ऑपरेशन होते हैं, तो ये ज्यादा यूज नहीं होता है आपको, ये जब हम एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो वहां भले बता देंगे, क्योंकि एप्टीट्यूड में थोड़ा बहुत यूज हो जाता है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जितने दिख रहे हैं ए में और बी में, जो जो अलग अलग दिख रहा है सबको लिख दो, यानी कि कौन कौन रिपीट नहीं करना है, जैसे 1 2 बार है तो एक ही बार लिखो, 2 3 4 ऐसा सब आ जाएंगे। इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो वो सारे एलिमेंट होते हैं जो दोनों में है कॉमन, उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो भाई दोनों में कौन है, 1 2 3 है, दोनों में है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इसको हम 1 2 3, ये सेट का यूनियन इंटरसेक्शन होता है, इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, कुछ एडिशनल है, वो एडिशनल चीज क्या क्या है? पहला चीज कि every set A is a subset of itself। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, दैट इज A is a subset of itself, लिख सकते हो।
दूसरा इसमें फाइव क्या होता है बच्चों, नल सेट होता है। फाइव को हम क्या बोलते हैं, नल सेट। फाइव मतलब क्या होता है, नल सेट, मतलब खाली सेट, इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा सेट बना के खाली छोड़ दो, इसको हम बोलते हैं नल सेट। तो इसके इसके क्या प्रॉपर्टी है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का सबसेट एक होता है कौन, फाइव। फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का सबसेट होता है। क्लियर हो गई। तो ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट था सेट। अच्छा, अब सेट क्यों पढ़ाया, सेट इसलिए पढ़ाया कि जब हमारे पास नंबर का कलेक्शन होता है ना, जब हम दूसरे टॉपिक की ओर आते हैं जिसका नाम क्या था, नंबर सिस्टम की बात करते हैं। देखिए नंबर सिस्टम दो टाइप के होते हैं। नंबर सिस्टम, पहला नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर वाले बच्चे होते हैं वो, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, लाइक इस तरह से कुछ होते हैं, उनको नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि हमारे जो कॉन्सेप्ट में, जो सिलेबस में नंबर सिस्टम है, वो नंबर सिस्टम का मतलब होता है बच्चों रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सब को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो जरूरत पड़ती है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम भी क्या है, कलेक्शन है, ये भी नंबर्स का कलेक्शन है, और नंबर अलग अलग टाइप के नंबर हैं, तो इसीलिए उनको प्रॉपर नाम दिया गया है। जैसे पहला जो नाम है बच्चों, सबसे पहला जो आता है वो नेचुरल नंबर का सेट आता है, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट, इसीलिए अब यहां लिख रहा हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट आया ना, तो सेट पहले पता रहेगा तब तो अब बनाओगे। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है कि ऑल नंबर, ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर, इसको ऐसा बोलते हैं, इसका मैं डेफिनेशन ना बोलते हुए सीधा बोल सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्ट विथ वन, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और सेट बोल रहा हूं मतलब इसे एक ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में डालूंगा, चूंकि इसे एक स्पेशल सिंबल से डिनोट करेंगे, एक कैपिटल लेटर से, और ये चूंकि स्पेशल है इसलिए यहां पर हम डबल हाईलाइट करते हैं, तो ये बन जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट समझ आया, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर में कलेक्शन है, सारे अलग अलग नंबर हैं जो 1 2 3 और सारे काउंटेबल है, काउंट किया जा सकता है, मतलब 1 2 3 4 ऐसा नेचुरली जैसे गिनते हैं हम तो 1 2 3 से ही स्टार्ट करते हैं। मैं बोलूंगा जाओ अपने कॉलेज के रूम गिन कर आओ, तो आप इसे 1 से ही स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 लाइक ऐसा, तो जिसे गिना जा सकता है ना, वो सारे जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को पहले सेट पढ़ाया कि सेट क्या होता है। दूसरा होता है बच्चों सेट ऑफ होल नंबर। ये नंबर सिस्टम में हम लोग थोड़ा सा जानकारी रखना है, क्योंकि ये जरूरत पड़ती है, तो फिर आप लोग घबरा जाते हो कि अरे यार ये कौन सा नंबर आ गया। तो सेट ऑफ वोल नंबर, वोल नंबर क्या कहता है, इसके अंदर इसको हम W से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर में पूरे नेचुरल नंबर होता है, यानी कि 1 2 3 ये भी काउंटिंग होते हैं, ये सारे नंबर होते हैं। तो अंतर क्या है बच्चों, अंतर ये इसके पास एक एक्स्ट्रा है, और उस एक्स्ट्रा का नाम है जीरो, यानी कि वोल नंबर के पास एक एलिमेंट ज्यादा है, किससे, नेचुरल नंबर के सेट से। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है समझ में आ रहा है, दिस इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट के पास एक कम एलिमेंट है, इसके पास ज्यादा एलिमेंट है, तो ये जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर छोटा हो गया, किससे, होल नंबर से, तो इसको हम सबसेट बोलेंगे होल नंबर का। क्लियर है। थर्ड, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा ये क्या रहता है बच्चों, इसको हम आई लिखते हैं, या फिर कई कई बुक में जेड लिखा रहता है, ठीक है, तो आप इसे आई से बोलो या जेड से बोलो। ये क्या है, इसके अंदर में ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं, लाइक 1 2 3 4, ये तो रहेगा ही रहेगा, पूरा अनंत तक जितना आप गिन सकते हो पूरा वो आएगा, इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। एक्स्ट्रा क्या है इसके पास, -1, -1, -2, -3, यानी कि निगेटिव नेचुरल नंबर भी इसमें एग्जिस्ट हैं। कहां तक, पीछे भी पूरा माइनस तक ऐसे जा सकते हैं। तो इन सभी को हम सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। क्लियर है। फोर्थ की बात करें इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर।
और यहीं से मेन कहानी शुरू होती है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। कोई बता सकता है डेफिनेशन क्या होती है रैशनल नंबर की? बताइए। जल्दी बताइए कि सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होते हैं। एनी आइडिया किसी को? बताइए भाई, क्या किसी को आइडिया है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। पक्का? अच्छा, अगर हम बात करें, मैं आपसे क्वेश्चन दूं, ये बताओ कि 1/√2 रैशनल है या नहीं? पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, नीचे का 0 नहीं होना चाहिए। आपकी डेफिनेशन के हिसाब से मैंने लिख दिया 1/√2। क्या ये रैशनल है, हाँ या ना? जवाब दीजिए जल्दी बताइए, यस या नो, बस कमेंट करनी है, यस या नो। कहाँ गए सभी बच्चे? भाग गए लगता है, मैथ्स को देखते ही भाग गए। जल्दी बताओ, जितने बच्चे जुड़े हैं वो तो बताएंगे। तो क्यों नहीं? क्योंकि रीजन क्या कारण है? बटे में के तो फॉर्म में दिख रहा है, पी बाई क्यू के फॉर्म में तो दिख रहा है, आपकी डेफिनेशन के हिसाब से तो है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि सबसे पहला काम कि सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं बच्चों। दिस इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट को डिनोट करता है। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम ऐसे इंडिविजुअली लिख कर नहीं दिखा सकते कि यही यही आएगा। बात समझ में? इसमें तो हम लिख कर दिखा पा रहे हैं, मतलब इसमें हम एलिमेंट को शो कर सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर को आप ऐसे शो नहीं कर सकते कि भाई ये ही नंबर आएंगे, इसके अलावा नहीं। जैसे इसमें जो है 2 के बाद 3 ही आएगा, कंफर्म है। ऐसा नहीं कि 2.1 भी आ जाएगा इसके अंदर में, इसीलिए मैं इसको लिख कर दिखा दिया, लेकिन यहां नहीं लिख सकता। तो यहां पर हम बाई प्रॉपर्टी वाइज जाते हैं कि हमें जो है हम प्रॉपर्टी वाइज डिफाइन करेंगे रैशनल नंबर को। ये बोलता है कि एक तो आपके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, हर पीली चीज सोना नहीं होती है, सिमिलरली हर फ्रैक्शन पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा हुआ कोई भी चीज वो रैशनल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रैशनल की कहानी तो सिर्फ यही समाप्त नहीं होती बच्चों। वो कहता है सच दैट, इस प्रकार से होना चाहिए कि क्यू जो डिनोमिनेटर में जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, पहला केस। दूसरा केस कि ये जो पी और क्यू हैं वो दोनों जो है बिलोंग करने चाहिए सेट ऑफ इंटीजर से, यानी कि प्रीवियस सेट से। दूसरी चीज, और तीसरा चीज बोलता है कि इनके बीच का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों P और Q का 1 होना चाहिए। ये 3 स्टेप यानी कि 3 स्टेटमेंट में डिफाइन होता है रैशनल नंबर। बट आप लोग सिर्फ इतने ही बताते हो, ये 2 स्टेटमेंट को आप भूल जाते हो। तो रैशनल नंबर वो सारे नंबर हैं, यानी कि वो इंटीजर बटा इंटीजर है, जिस है ना, इंटीजर बटा इंटीजर है जिसके डिनोमिनेटर में बस 0 नहीं रखना है, बाकी आप कुछ भी लिखिए। और उसके साथ साथ है दोनों का HCF 1 होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर। जैसे अच्छा, अगर मैं पूछ रहा हूं बच्चों ये बताओ कि 42/80 क्या ये रैशनल नंबर है? आप बोलोगे सर ये इंटीजर है, हाँ ये इंटीजर है, हाँ, लेकिन इसे नहीं लिखना है आपको। है तो रैशनल नंबर, लेकिन ये नहीं लिखना है। तो लिखने का इसे पैटर्न क्या है? लिखने का पैटर्न ये है कि आप इसे क्या करोगे, इसे काटोगे, क्योंकि इनके बीच का HCF जो है 1 नहीं है, HCF कुछ और है। जैसे इसे जो है 2 से भाग करोगे तो जो है
कितना हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और ये जो है 40 बार में कट रहा है। तो अब 21 और 40 आ रहा है। 21 और 40 वो नंबर है जिनका एचसीएफ 1 है, यानी कि इसको और इसको भाग करने वाला कोई नंबर ही नहीं है। जैसे ये दोनों को डिवाइड करने वाला कौन है, 2 है, 2 इसको भी भाग कर रहा है, 2 इसको भी भाग कर रहा है, तो 2 जो है उनका एचसीएफ हो जाता है। तो हमें एचसीएफ 1 लाना रहता है, यानी कि कभी 82/80 यानी कि 42/80 मिलता है, तो आपको ये नहीं लिखना है, उसको ये लिखना है, तब हम बोलेंगे दिस इज अ रैशनल नंबर। समझ आई बात कि रैशनल नंबर क्या होता है। दूसरा 1/√3 ये नहीं है, क्यों, क्योंकि दिस इज नॉट अ इंटीजर, ये एक इंटीजर नहीं है, इसलिए वो रैशनल नहीं है। समझ आई बात। तो रैशनल क्या होता है ये मैं आप लोग को यहां पर क्लियर कर दिया, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इसके अंदर में कौन कौन से नंबर आएंगे, लाइक एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे आएंगे, आप रैंडम कुछ नंबर दे सकते हैं, कहां से शुरुआत है कहां से एंड है वो नहीं बता सकते, बट आएगा कुछ भी, जैसे 0/5 लिख सकते हो, 1/0 नहीं लिख सकते हो, 3/2 लिख सकते हो, ठीक है, 5/8 लिख सकते हो, ऐसे -9 जो है 8 लिख सकते हो, ऐसे बहुत सारे लिखा जा सकता है, पॉजिटिव में भी निगेटिव में भी बहुत सारे नंबर को लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हो, लाइक एंड सॉन, बहुत सारे नंबर आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। यस या नो, क्लियर है। अच्छा, बात करते हैं अब नए नंबर जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्या ये जानकारी आप लोग को पता था जो मैंने अभी बताया आप लोग को, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब ये डिस्कस करना है कि भाई सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इसे रेड कलर से लिख रहा हूं बच्चों, और जो चीजें मैं रेड कलर से लिख दिया मतलब समझ लो या तो वो इंपॉर्टेंट होगा या तो वो इंपॉर्टेंट ही नहीं होगा, ठीक है। ज्यादातर मैं उन्हीं शब्दों के लिए मैं रेड कलर यूज करता हूं। तो रेड कलर का यहाँ पर मेरा 2 ही सिंबल होता है, या तो मोस्ट इंपॉर्टेंट या तो 0, यानी कि इसकी कोई वैल्यू ना हो। तो फिलहाल हम समझेंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। अब सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है समझिएगा। इसको हम क्यू का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ऐसा क्यू बनाया, क्यू के ऊपर सी लिखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या डबल डबल लाइन खींच रहे हो, ये मेरा कोई हैंडराइटिंग नहीं है, वो उसके लिए अलग से सिंबल बना दिया गया है, ताकि कोई भी बच्चा या कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट इस शब्द को देखते ही समझ जाए कि ये सेट ऑफ इंटीजर है। जेड का मतलब जेबरा वाला, या आई मतलब आइसक्रीम वाला आई नहीं है, इसीलिए उस पर हाईलाइट किया जाता है, जो कि डबल लाइन खींच के किया जाता है। क्लियर है। तो ये स्पेशल सिंबल है, जो स्पेशल होते हैं उनको अलग से बताया जाता है ना। जैसे जब हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे अब किसी भी बर्थडे बॉय का मनाते हो या किसी बर्थडे गर्ल्स का मनाते हो, किसी का भी बर्थडे मनाते हो, तो उसको अलग से हाईलाइट करते हो ना, कैसे सर पे रानी वाला राजा वाला कैप लगा के कुछ तो अलग करते हो, या कोई पट्टी देते हो, ऐसा कुछ, तो उसको अलग किया जाता है ना। बस वही काम होता है यहाँ पर भी। तो हम किसी स्पेशल को कुछ अलग से दिखाने के लिए उस पर कुछ ऐड कर देते हैं, बस वही ऐड किया गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां सी का मतलब है बच्चों कॉम्प्लीमेंट, तो क्यू का कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो ये नहीं, जो रेशनल नहीं है वही बनेगा इरेशनल, यानी कि कौन, जैसे 1/√3 ये उसमें नहीं है, इसमें आ जाएगा। √5 ये उसमें नहीं है ना, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, ये अलग है, रूट वाले हैं। तो ये सारे नंबर यानी कि जो रेशनल नहीं उनका कॉम्प्लीमेंट कर दो वो बन जाएगा इरेशनल। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। अच्छा, पाई ई लाइक ऐसे कांस्टेंट, ये सब जो है आ जाते हैं। अब सवाल आता है कि सर पाई क्यों आया, कोई बता सकता है पाई की क्या वैल्यू होती है। कई बच्चे तो पाई को लिखते हैं ना 22/7, देखो 22/7 को मैं यहां लिखा हूं और यहां पर मैं नहीं लिखा हूं बच्चों, यहां पर मैं पाई लिख दिया, यानी कि ये दोनों फिर अलग हुए, ये दोनों अलग हुए, तभी तो अलग अलग घर में रखा गया है। तो पाई की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 22/7, जो कि गलत स्टेटमेंट है। पाई की वैल्यू नहीं है, ये गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। समझ आया, यस या नो।
हम लोग लिख देते हैं एक्चुअली में, या कई बुक में लिखा रहता है पाई बराबर 22/7, उसको लिखना चाहिए ये वाले सिंबल से। इस सिंबल का नाम होता है पाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 22/7। जब आप 22/7 को भाग करते हो ना, तो वो 3.141 ऐसे कुछ आता है, फिर रिपीट करते रहता है अपने नंबर्स को, और ये नहीं करता है। तो इसीलिए पाई एक इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 एक रैशनल नंबर है। क्या सबको ये कहानी समझ आई कि नहीं आई? आ गया? तो भाई यहां पर एक चीज याद रखना है कि कुछ नंबर में एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने दिया 3/5, सॉरी 5/2 दे देता हूं। जब आप इसे भाग करोगे तो क्या आएगा? भाग करोगे तो 2.5 आ रहा है। अगर मैंने लिखा 10/3 तो क्या लिखोगे इसको आप? 3.333333333 चलते चले जा रहे हैं, इस टाइप के नंबर। और एक नंबर होता है जैसे अभी हमने बताया पाई की वैल्यू, या फिर मैंने ऐसा रेंडमली दे दिया कि जैसे 2.131962805258030005 एंड सो ऑन एंड से नंबर, एक ये नंबर है। तो इस तरह के नंबर, एक इस तरह के नंबर और एक इस तरह के नंबर, इसके अलावा कुछ और होते हैं, जैसे मैंने लिखा कि 10.37373737 डैश 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 डैश, इतने टाइप के नंबर मिलते हैं। तो कौन सा इसमें रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, ये आपको समझना है। इसको बोलते हैं बच्चों रुक जाना। जब आप किसी नंबर को भाग करते हो या रूट से बाहर निकालते हो और प्रॉपर वो आ गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेट। तो जब कोई किसी को भाग करने पर वो टर्मिनेट हो जाए, स्टॉप हो जाए, कुछ समय के बाद रुक जाए, तो वो क्या बन जाता है? रैशनल बन जाता है। समझ आई बात? तो रैशनल वो नंबर है, या तो इंटीजर बटा इंटीजर दिख रहा है तो सीधा बोल दो, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है तो ध्यान दो कि वो नंबर टर्मिनेट होना चाहिए। जैसे 2.5, 9.6, 8.3, जैसे आपने अभी कमेंट में लिखा है 3.141 लिखा है, तो वो टर्मिनेट दिख रहा है मुझे, इसके आगे डैश डैश नहीं लिखा है, इसका मतलब वो बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब रुक चुका है, तो वो जो है एक रैशनल नंबर है। कहानी आई समझ में? यहाँ पर ये रुक तो नहीं रहा है, देखो डैश डैश लिखा हूं, मतलब ये बढ़ते ही जा रहा है और कंटिन्यूअसली वही नंबर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं नो रिपीटिंग। देखो आप ध्यान से देखो, ये रिपीट कर रहा है, यस या नो? सारे नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट है लेकिन रिपीट कर रहा है, रिपीट प्लस नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट। समझ आई बात? तो भी ये कौन सा नंबर होता है? रैशनल ही रहता है। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर कोई नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेट है, तो फिर चेक करो कि वो रिपीटेशन है या नहीं है। और अगर रिपीट कर गया तो आप बोल दो भैया अभी भी ये रैशनल ही है। अब इस नंबर में देखो कहीं से मैच ही नहीं कर रहा है, अलग आ रहा है हर केस में। 8 के बाद 0, 5 आ रहा है, लेकिन वो डबल कुछ अलग आ जा रहा है, कहीं से समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो है नॉन टर्मिनेट प्लस नॉन रिपीट, नॉन टर्मिनेट प्लस नॉन रिपीट। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप यहां समझ लेना कि क्या क्या लिखा। नॉन टर्मिनेट प्लस नॉन रिपीट, ये क्या रहता है? इरेशनल रहते हैं। समझ आई बात? नेक्स्ट जो है यहां पर आप देखो 373737 रिपीट कर रहा है, मतलब ये रैशनल बन जाएगा। क्या सबको क्लियर हो चुका कि रैशनल और इरेशनल की एक और पहचान है? और उसको पहचान इस तरह से कर सकते हैं कि अगर टर्मिनेट हो जाए तो आप क्या बोल दो कि वो रैशनल है, टर्मिनेट न हो तो चेक करो कि वो रिपीट है या नॉन रिपीट है। अगर रिपीट कर गया तो रैशनल, नॉन रिपीट हुआ तो वो इरेशनल। ठीक है? और कभी भी टर्मिनेट दिख रहा है तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि वो इरेशनल होगा। बस रिपीट और नॉन रिपीट को चेक करना है। क्या सबको क्लियर हो चुका है ये चीजें? और इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट नंबर पे, जो कि इंपॉर्टेंट नंबर है, छठवां नंबर, 6th नंबर, जो कि है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। और सेट ऑफ रियल नंबर में क्या होता है बच्चों? इसे आर से डिनोट करते हैं, और ये कुछ और नहीं, रैशनल नंबर यूनियन कर दो इरेशनल नंबर, यानी कि दोनों नंबर का लिख दो, ये क्या बन गया? रियल नंबर बन गया। यानी कि रैशनल और इरेशनल दोनों को लिख दो एक सेट के अंदर में,
वो प्रॉपर क्या बन जाएगा, सेट जो है उसे हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर बोलते हैं। इसके अलावा जो आप 11th क्लास में पढ़कर आए हो, एक नया नंबर जिसको बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए हम सी, ये वाला सी लिखते हैं, ये स्पेशल सी है, ठीक है, सिर्फ सी नहीं है, सी को ऐसा काट दिया जाता है हल्का सा बना के, ठीक है। तो ये क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बच्चा, और इसके अंदर क्या होते हैं, वो रियल नंबर से बनता है, दो रियल नंबर को जोड़ के बनाया जाता है, एक्स और वाई, लेकिन एक नंबर में आई डाला जाता है बच्चों। तो एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में अगर दिख रहा है, सच दैट कि ये एक्स और वाई आपके रियल नंबर के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि रूट में और रेशनल इरेशनल कोई भी नंबर डाल दो, बन गया। और आई का यहां मतलब है बच्चों अंडर रूट में -1, अगर ऐसे नंबर दिख रहे हैं तो उसे हम बोल देते हैं कि ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इसका मतलब जैसे बोल सकते हैं 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, 1/2 रूट, ऐसा कुछ भी एक रैंडम नंबर लिख सकते हो, जैसे 1/√2 + 3/2 या 3/5 आयोटा, ऐसा नंबर दिख रहा है तो आप इसे बोलो कि ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, और यहाँ आयोटा लगा है, मतलब ये एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है, तो हम बोलेंगे ये फाइनली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये पूरा सेट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बनता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्चुअली में ये बेसिक था कि सेट क्या है और नंबर सिस्टम क्या होते हैं। क्लियर हुआ यहां तक की चीजें? बोलो क्लियर है, यस या नो? और इसके बाद जो आपका जो टॉपिक था वो कौन सा टॉपिक है, इंटरवल का कॉन्सेप्ट है कि इंटरवल क्या होता है। जितना बेसिक जरूरत है वो सारी चीज मैं आप लोग को यहाँ पर बताते जा रहा हूँ, और आप लोग को अगर डाउट आता है तो पूछ सकते हो उसको, ठीक है। चलिए यहां पर हम आगे बढ़े, आते हैं अब इंटरवल की बात करते हैं, है ना। इंटरवल, अब इंटरवल क्या होता है? इंटरवल पहली बात तो ये कलेक्शन होते हैं दो रियल नंबर और उनके बीच के सारे नंबर का कलेक्शन होता है ये भी, तो एक तरफ से ये भी सेट ही बन पाएगा, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं कि इंटरवल का जो नोटेशन होता है, इसमें दो रियल नंबर होते हैं ए और बी, और इसमें ए छोटा होता है और बी बड़ा होता है, ठीक है। और क्या होता है, कलेक्शन ऑफ और रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी, यानी कि इंटरवल की डेफिनेशन क्या है? इंटरवल की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर बिटवीन ए एंड बी, या बिटवीन टू रियल नंबर, ऐसा लिख सकते हैं, बिटवीन टू रियल नंबर। किसी भी दो रियल नंबर के बीच के सारे नंबर को कलेक्शन ही क्या बनता है, इंटरवल बनता है। अब इंटरवल कई टाइप के होते हैं, जैसे आपके सामने दिख रहा है एक ये वाला इंटरवल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस इंटरवल को, इसको बोला जाता है, बड़ा ब्रैकेट लगा मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं इसको। और ये क्या रहता है, ये कहता है कि ये भी एक सेट है, दिस इज ऑल्सो सेट, क्योंकि कलेक्शन कर रहे हो, और जब हम कलेक्शन करते हैं तो वो सेट होता है, यानी कि ए और बी अगर लिखे हो तो ये भी एक सेट है, और इसके अंदर में वो सारे रियल नंबर आएंगे, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट कि ये एक्स आपका ए से या ए के इक्वल होना चाहिए और बी या बी से छोटा होना चाहिए। मैंने क्या बोला, दो नंबर, वो दो नंबर कौन है, ए और बी है। इन दोनों के बीच के नंबर के कलेक्शन भी करनी है, साथ में ए को भी लिखना है और बी को भी लिखना है। बात आई समझ में कि नहीं आई? तो क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि आपका बाउंड्री पॉइंट भी इस सेट के अंदर में है और इसके बीच के नंबर भी इसके अंदर में है, ठीक है। बाई ग्राफिकली देखते हो तो मान लीजिए रियल लाइन है, इस रियल लाइन में पूरा -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर हैं। यहां पर कहीं ए है और यहां पर कहीं बी है, और ए और बी के सारे नंबर्स को आपको उठा के लिखना है। तो ये मैंने ए दे दिया, ये ए, ठीक है, ये बी, और इनके बीच के सारे नंबर यहां से लेके यहां तक सारे नंबर का कलेक्शन, मतलब बाउंड्री पॉइंट ए भी है, बी भी है, और इनके बीच के सारे नंबर है, इनको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसी में दूसरा जो होता है बच्चों, वो ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल में क्या रहता है कि आपका बाउंड्री पॉइंट नहीं लिया जाता है ए और बी, ये तो इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं।
कई ऑथर इन्हें जो है ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा ए लिख देते हैं, यानी कि जो क्लोज इंटरवल का अपोजिट लिख देते हैं, तो ये भी एक ओपन इंटरवल ही होता है। और ये भी एक सेट है, मतलब ए और बी क्या है, पूरा वही तो है, इसके अंदर वो सारे रियल नंबर आएंगे, ठीक है, सच दैट जो x है वो a से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए, बट इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें ओपन लगा है, ओपन मतलब बाउंड्री नहीं होती है। जैसे हम बात करें पृथ्वी, अगर आप देखो पृथ्वी जो है ये ओपन है या क्लोज्ड है, सोच के मुझे बताओ, जो हमारा पृथ्वी है वो ओपन है या क्लोज्ड है? क्या जवाब दोगे आप इसे? पृथ्वी समझ रहे हो ना, पृथ्वी के अंदर कहीं भारत है, समथिंग ऐसा ऐसा बना है। तो मेरा सवाल है कि ये जो पृथ्वी अर्थ जो है ये ओपन है या क्लोज्ड है? जल्दी बोलो, मुझे इसका आंसर चाहिए कि ये ओपन है या क्लोज्ड है। बताइए भाई, जल्दी बताओ, हमारा अर्थ ओपन है या क्लोज्ड है? बहुत बच्चे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं, लगता है या तो सो गए हैं या तो पृथ्वी के बाहर चले गए हैं। तो बताइए भाई, ये हमारा अर्थ जो है वो ओपन है या क्लोज्ड है? ओके, क्लोज्ड है। तो क्यों क्लोज्ड है जरा बता सकते हैं? वही चीज मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, इसे रियल लाइफ से भी आप एनालिसिस कर सकते हो। देखिए, क्लोज्ड का मतलब होता है कि बंद, जिसका बाउंड्री दिखे, बाउंड्री है। जैसे इस रूम की बात करूंगा तो ये रूम क्लोज्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दरवाजा लगा है जो कि बंद है, इधर से भी दरवाजा लगा है जो कि बंद है, सामने दीवार है, मतलब ये पूरा रूम जो है एक क्लोज्ड के फॉर्म में आएगा। समझ आई बात? ओपन कब होगा? ओपन तब होता है जब आपके पास बाउंड्री ना हो। तो बताओ, पृथ्वी के बाहर कहाँ कोई बाउंड्री, कोई दीवार है वहां पर? है? वो तो एक सराउंडिंग है ना, हवा का या ऐसा कुछ, मतलब बंद किया गया है। ये हवाई जहाज तो यहाँ से ऐसे निकल के जाती है, चांद पे चले जाती है, रॉकेट निकल के चले जा रहा है आजकल चांद पे, यहाँ पर मून है कहीं, तो पर पृथ्वी से जा रही है, मतलब कोई यहाँ कोई बैठा है, दरवाजा खोल के आइए भैया जाइए, वो जो अपने आप ओपन ही है ना। क्यों? क्योंकि पूरी चीजें आप पृथ्वी के बाहर जा सकते हैं, कोई भी चीजें अगर से बल लगा दें तो आप चले, अपने आप तो नहीं जाएगा, कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाएगा वो। बात आई समझ में या नहीं आई? तो वो एक्चुअली में पूरा सर्कल नहीं, वो एक ऐसा हवा का घेरा जो भी है, जिसको बोलना बोल सकते हो, धुएं का कलेक्शन, वो खींच के रखा है अंदर। ग्रेविटी जो है ना, ये जो ग्रेविटी है वो सारी चीज को ऐसे खींच के रखा है इतने लोगों को, जैसे मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट अपने कुछ चारों ओर एरिया को वो खींच के रखता है, वैसे ही काम जो पृथ्वी का जो मैग्नेट है बच्चों, वो इतने एरिया को, यहाँ के लोगों को ऐसे ऐसे खींच के रखा है। और जो चीजें पृथ्वी के बाहर चले गई वो गया काम से, उसके हाथ से छूट जाएगा, फिर वो घूमते रहेगा वहीं अपने स्पेस में। समझ आई बात? तो ये है प्रोसेस। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो ओपन में आएगा, क्लोज्ड में नहीं आएगा। क्लियर हुआ? तो जिसका बाउंड्री लगता है, बस घेरा दिखेगा, लेकिन क्या हो, रियलिटी में बाउंड्री नहीं। जैसे आप कहीं जमीन खरीद रहे हो, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, वहां आपका एक बाउंड्री कुछ चौक से या नॉर्मली से लिखे रहोगे, है ना, घेर सर्कल बनाओगे या डब्बा बनाओगे, स्क्वायर बनाओगे, रेक्टेंगल बनाओगे, या कुछ ईंटा, एक एक ईंटा जोड़ के बना दोगे कि ये मेरा जगह है, बट वो ओपन अभी रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ आपने बाउंड्री तो दिया लेकिन पूरी तरीके से पैक नहीं किया है ना, तब तक वो नहीं होगा। क्लियर हो चुका ओपन और क्लोज क्या होता है? तो इस तरह से हम ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल को डिफाइन करते हैं। इसमें बच्चों क्या रहता है, एक साइड से क्लोज एक साइड से ओपन भी हो सकता है, जिसे हम शॉर्टकट में ये समझ सकते हैं, एक साइड से अगर मैंने क्लोज दे दिया और यहाँ से ओपन दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर में वो सारे रियल नंबर आएंगे सच दैट कि ये जो एक्स की वैल्यू बाउंड्री ए पर है, मतलब आप ए को ले सकते हो लेकिन बी को नहीं ले सकते हो। समझ आई बात? सिमिलरली इधर से ओपन इधर से क्लोज हो सकता है, तो इसके अंदर भी वो सारे रियल नंबर आएंगे सच दैट कि आपकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए तो नहीं होगी लेकिन बी हो सकता है, तो बी पर इक्वल लगा देना। एक साइड से बाउंड्री है एक साइड से नहीं है, जैसे इस रूम का एक साइड से दीवार है एक साइड से दरवाजा है, खोल दे या दीवार तोड़ दे तो एक साइड से ओपन हो जाएगा एक साइड से नहीं होगा। तो इस तरह से बात करते हैं। क्लियर है? इसी में कुछ अनबाउंडेड इंटरवल होते हैं जो इन्फिनिटी वाले होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम अगर हम माइनस इन्फिनिटी लिख रहे हैं, कभी भी इन्फिनिटी पे क्लोज्ड नहीं आता है, तो माइनस इन्फिनिटी से कोई ए तक जा सकते हैं।
अब ए पर क्लोज्ड या ओपन हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, वो सारे रियल नंबर आएंगे सच दैट कि ये जो x है वो पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक, a तक जाएगा। और चूंकि a पर ओपन है मतलब a लेस देन a रहेगा। समझ आई बात? यस या नो? सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी यहां पर a पर क्लोज्ड हो सकता है। तो क्या करना है, इसके अंदर में वो सारे रियल नंबर को डालो सच दैट कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और a और a से छोटा। सिमिलरली इधर a हो सकता है, इधर इन्फिनिटी हो सकती है, बट इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज्ड नहीं लगता, यहां पर हमेशा ओपन ही लगेगा, क्योंकि उसके इन्फिनिटी कोई प्रॉपर नंबर नहीं है, फिक्स्ड नंबर नहीं है कि आप वहां तक जा सकते हो, वो बढ़ते घटते रहता है। ठीक है, यहां पर क्लोज हो सकता है और ओपन हो सकता है। यहां अगर मैं ओपन दे दिया तो ये बन जाएगा, इसके अंदर वो सारे रियल नंबर आएंगे सच दैट कि x की वैल्यू a से बड़ी होगी और इन्फिनिटी से छोटी होगी। और अगर मैं यहाँ क्लोज्ड कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तो इन्फिनिटी पे ओपन ही रहेगा, तो इसके अंदर क्या आएंगे, x वो रियल नंबर आएंगे सच दैट कि x की वैल्यू यहाँ पर a आ सकता है तो इक्वल लगा देना, लेकिन इन्फिनिटी नहीं आ सकता। तो ये दूसरी चीज कि कभी भी इंटरवल बच्चों क्या होते हैं, बड़ा होता है, एक दूसरे से बड़ा। अगर मैं ऐसा लिखा हूं जैसे 3,3 तो दिस इज नॉट अ इंटरवल। ये क्या है, नॉट इंटरवल, ये इंटरवल नहीं है। क्यों? एक तो बताया ना कि 3 तो लेना नहीं है, और 3 और 3 के बीच का कौन सा नंबर लोगे, ये इंटरवल नहीं है। कभी भी ऐसा सेम सेम नंबर को ओपन में लिख दे तो ये इंटरवल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि आपको 3 लेना नहीं है और 3 के बीच का लेना है, तो कैसे ले सकते हो, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए इंटरवल नहीं है। लेकिन अगर हम क्लोज्ड ले लें इसे 3 और 3 तो ये बन जाएगा। क्यों? एटलीस्ट 3 तो ले सकते हो ना, बाउंड्री पॉइंट तो ले ही सकते हो, तो हम बोल सकते हैं इसमें सिर्फ सिंगल एक ही एलिमेंट आएगा, सिर्फ 3। बात समझ आई? तो इस तरह से डिफाइन होता है इंटरवल। और कुछ इनफाइनाइट इंटरवल मैंने लिया था जिसमें पूरे इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, मतलब है ना, ऐसे इन्फिनिटी दिखेगा। और इंटरवल अपने आप में कोई भी एक छोटा सा भी इंटरवल ले लो तो याद रखना कि हर एक छोटे से इंटरवल में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये छोटा सा जो इंटरवल है, कोई भी इंटरवल चाहे ओपन लो चाहे क्लोज लो, ठीक है, चाहे ऐसा ले लो ए और बी या ऐसा ए बी ले लो, कोई भी इंटरवल ले लो, सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, जिसे गिना नहीं जा सकता। और इसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट। और इनफाइनाइट एलिमेंट के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि ये जो एलिमेंट होते हैं इनफाइनाइट रेशनल होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल प्लस इनफाइनाइट इरेशनल, इसके अंदर सारे होते हैं, दोनों होते हैं, रेशनल और इरेशनल भी इनफाइनाइट होते हैं। मतलब एक छोटा सा इंटरवल लिया 1 से 2 तो आप बोलोगे भाई ये अपने आप में इसके अंदर में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल एंड इनफाइनाइटली मेनी रेशनल दोनों होते हैं, इरेशनल और रेशनल दोनों इसके अंदर में इनफाइनाइट मिलते हैं। क्यों? 1.1 1.12 1.0013 ऐसा आप इनफाइनाइटली बना सकते हो। तो एक छोटा सा इंटरवल भी अपने आप में एक अनकाउंटेबल होता है जिसे आप नहीं गिन सकते हो। ठीक है, इसके अंदर में कौन आ रहा है बच्चों, इसके अंदर में 1 भी है, 1.1 भी है, मेरा मन करे 1.001 लिख दूं, 1 से तो बड़ा ही है ना, ऐसे मैं कितना बना सकता हूं पता ही नहीं, जो मन में है वो लिख दो, 1.93 1.983 1.9827 ऐसा आप रैंडम कुछ भी लिख सकते हो, जो कि 1 और 2 के बीच का नंबर है। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, और 2 भी आएगा और 2 से कम भी आएंगे। समझ आई बात? इसीलिए ये एक अनकाउंटेबल होता है, इसके अंदर में इनफाइनाइट रेशनल इरेशनल भी होते हैं, जैसे अंडर रूट में जो है आप लिख सकते हो, अंडर रूट में 1.3 ऐसे आप लाइक कुछ भी लिख सकते हो, या रैंडम कोई भी पॉइंट में दे सकते हो जो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग डाल सकते हो। तो ऐसे नंबर जो है क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं इसके अंदर में। तो इसीलिए कोई भी एक छोटा सा भी इंटरवल क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। क्या सबको ये चीजें क्लियर हो गई? यस या नो? बताओ भाई, आज की क्लास सबको समझ में आया? बेसिक चीजें थी, एकदम छोटी छोटी बेसिक चीजें थी, जो कि आपका जो फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड था बच्चों। सेट क्या था, नंबर सिस्टम क्या थे और इंटरवल क्या थे, इनका कॉन्सेप्ट जो है देना था।
जो कि आप लोग को मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। अब आप लोग डिसाइड करिए कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया, या कुछ ऐसा इशू या कुछ भी हो तो आप बिल्कुल अब बता सकते हो। तो इस तरह से हमारी आज की बेसिक क्लासेस का पहला दिन जो है समाप्त होता है बच्चों, फिनिश होती है। सेकेंड डे में जब हम आएंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम एल्जेब्रिक और ट्रांसडेंटल इक्वेशन को समझाएंगे और कुछ इनइक्वालिटीज को समझाया जाएगा आपको, ठीक है। और रूट्स और क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, वो सब में हम डिफरेंस को समझेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चले, कोई डाउट हो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज सेशन एंड करते हैं।